Okay, so hello everyone, Assalamu alaikum and good evening. This is Muhammad Danial Kamal. I am the Secretary STGs at the Brock Association, and along with this, I am playing my role as the co-founder for READ Resilience and Adaptation. मैं आप सभी को दोबारा से खुशामदीद कहना चाहता हूँ फॉर द फिफ्थ डे फॉर और इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट कोर्स। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को भी सीखने का मौका बहुत ज़्यादा मिला होगा। मुझे आप लोगों के कुछ सवालात से सीखने का मौका ज़रूर मिला था। एंड यस, जब आप लोगों के साथ ये डिस्कशन चल रही होती है तो कुछ आइडियाज़ आते हैं रिगार्डिंग द प्रोजेक्ट्स की किस तरीके से हम लोग डेवलपमेंट वर्ल्ड के अंदर या डेवलपमेंटल इस पूरी डोमेन के अंदर हम प्रोजेक्ट्स कर सकते हैं, हम प्रोजेक्ट प्रपोजल्स बना सकते हैं IWRM को मद्देनजर रखते हुए, और IWRM के ऊपर किस तरीके से हम पाकिस्तान के अंदर काम कर सकते हैं, उस चीज का मुझे आइडिया हो चुका है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को भी आइडिया हो चुका हो। इट्स जस्ट के हमारे पास IWRM के ऊपर पाकिस्तान के अंदर प्रॉपर्ली फोकस नहीं हो रहा था। सो वी जस्ट नीड स्ट्रॉन्ग ओरिएंटेड यूथ पीपल, यूथ बॉडीज जो कि इसके ऊपर प्रॉपर्ली फोकस रहे। एंड जब प्रॉपर्ली फोकस रहेगा तो हम इसके साथ इसके ऊपर काम कर सकते हैं। एंड विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, आप लोगों का भी और अपना भी, हम लोग स्टार्ट करेंगे आज का सेशन, जो कि होगा थोड़ा सा अतरंगी क्योंकि स्लाइड्स प्रॉपर्ली शो नहीं हो रही। जस्ट लेट मी नो कि आर यू क्लियरली सीइंग द स्लाइड्स? स्लाइड्स क्लियरली विजिबल है? सॉरी, आज थोड़ा सा इस तरीके से नजर आ रहा है, स्लाइड शो नहीं हो रहा क्योंकि मेरे पास दूसरे तरीके से स्लाइड शो नहीं हो रही। इस वजह से यू हैव टू बेयर विद मी टुडे ऑन दिस थिंग। आज दोबारा से मैं आप सभी को खुशामदीद कहना चाहता हूँ फॉर द IWRM कोर्स इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट, जो कि है हमारे पास एक होलिस्टिक और कोऑर्डिनेटेड मैनेजमेंट। और अगर हम हमारे मॉड्यूल्स के ऊपर चलें तो टिल नाउ वी हैव डिस्कस द टॉप 4 मॉड्यूल्स, इंट्रोडक्शन टू वाटर एंड IWRM। इसके साथ हम लोगों ने डिस्कस किया था वाटर सोर्सेज एंड सिस्टम्स, साथ हमने डिस्कस किया था वाटर क्वालिटी एंड इकोसिस्टम्स, और लास्ट बट नॉट लीस्ट जो कि हम लोगों ने डिस्कस किया था द डे बिफोर यस्टरडे, वो था गवर्नेंस पॉलिसी एंड राइट्स, जिसके अंदर हम लोगों ने वाटर राइट्स के ऊपर बात की थी, हम लोगों ने वाटर लॉस के ऊपर बात की थी, हम लोगों ने क्लीन वाटर एक्ट के ऊपर बात की थी, और साथ ही साथ हम लोगों ने उससे एसोसिएटेड बाकी चीज़ों के ऊपर बात की थी, जिसमें था इनइक्विटी एक्सेस हो गया, पोल्यूशन हो गया, स्कार्सिटी हो गया, उसके ऊपर बात की थी। और आज के लिए जो हमारे पास मॉड्यूल है डेट इज मॉड्यूल 5, जो कि है वाटर यूज एंड कंजर्वेशन। और अगर हम लोग वाटर यूज एंड कंजर्वेशन के ऊपर चले तो हमारे लिए आज जो आप सभी सीखोगे इस पूरे के पूरे मॉड्यूल के अंदर, आप ये सीखोगे कि पानी किस तरीके से हम लोग यूज करें एग्रीकल्चर के अंदर, चाहे वो उसकी इरिगेशन के ऊपर बात हो या चाहे उसकी एफिशिएंसी के ऊपर बात हो। एफिशिएंसी अलग चीज है, इरिगेशन अलग चीज है। उसके बाद अगर हम बात करें तो आप लोग सीखोगे कि वाटर इन सिटीज कि हम लोग किस तरीके से पानी का बेधड़क इस तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे वो डोमेस्टिक पर्पज के लिए हो चाहे वो इंडस्ट्रियल पर्पज के लिए हो। आपको एक आइडिया हो जाएगा। जो हम लोग बात करेंगे वो बात करेंगे सिटीज के अंदर प्रॉपरली, सिटीज को अगर हम एज अ होल टारगेट करें तो किस तरीके से पानी इस्तेमाल हो रहा है पूरे सिटीज के अंदर। उसके बाद अगर हम बात करें तो फिर हम बात करेंगे वाटर कंजर्वेशन टेक्निक्स, जो कि हम लोग घरों में इस्तेमाल कर सकते हैं, स्कूल में इस्तेमाल कर सकते हैं और कम्युनिटीज के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। एक चीज जो कि हम लोग बार बार डिस्कस करते चले आ रहे हैं, जब जैसे हम लोगों ने इन्वायरमेंटल साइंस की दुनिया में कदम रखा था, तो वो था रेन वाटर हार्वेस्टिंग। लेकिन आज आप एक और चीज के बारे में बात करोगे जिसका है, जो मेरे लिए नई टर्म थी जब मैं इसको प्रॉपर्ली बता रहा था, डेट इज ग्रे वाटर रीयूज। ये मैंने 5 साल के बाद आज पहली दफा नाम सुना था, जब आई वाज नहीं when I was making the slides. So for me, it is a completely new domain, a completely new term, just like you guys. अगर आप लोगों ने नाम सुना हो तो just react रिएक्ट भी उसके लिए ग्रे वाटर रीयूज के टर्म के लिए कि यू हैव हर्ड द नेम, चाहे वो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हो, चाहे वो आपकी यूनिवर्सिटी हो, आपका कोई कोर्स हो, या बेशक इट कुड बी लाइक अगर आप किसी दोस्त के साथ बात करे थे। लेकिन ये मैंने पहली दफा सुना था नाम, और मेरे लिए ये थोड़ी सी एक नई नौयत का था। उसके बाद हम लोग बात करेंगे, जो बात करेंगे वो होगा आपके इनोवेटिव सॉल्यूशंस, जिसमें हम लोग बात करेंगे टॉप 3। आपका डिसलिनेशन हो गया, आपका स्मार्ट इरिगेशन हो गया, क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर भी हम इसको कहते हैं, सेकंड वर्ड, सेकंड टर्मिनोलॉजी। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, नेचर बेस्ड सॉल्यूशंस। सो मैं भी आप सभी से पूछना चाहूंगा, शैल वी स्टार्ट नाउ? क्या आप सभी को इजाजत है कि हम लोग इसको स्टार्ट करें? थैंक यू सो मच मिस आयशा। सो अगर हम लोग प्रॉपरली स्टार्ट करें और अगर हम लोग अब पहले पहले बढ़ें, तो हमारा सबसे पहले सवाल होता है कि हम लोग एग्रीकल्चर के अंदर, हमारे ज़राअत के शोबे के अंदर पानी को किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं। सो इफ़ यू मूव टू द वेरी फर्स्ट स्लाइड, तो पहले पहले हम बात करते हैं कि पानी और एग्रीकल्चर का क्या हमारे पास रिलेशन। एग्रीकल्चर, हमारी ज़राअत अगर हम बात करें तो ग्लोबली फ्रेश वाटर उसकी जो यूजेज कर रही होती है, हमारी ज़राअत इस्तेमाल करे फ्रेश वाटर यूजेज, वो हो रही है 70%। जिसकी वजह से अगर हम वाटर स्टीवर्डशिप के जुमरे में बात करें, वाटर स्टीवर्डशिप के टर्म को देखें, तो ये
एग्रीकल्चर एक बिल्डिंग ब्लॉक है वाटर स्टीवर्डशिप कि सारा का सारा पानी हमारा मोस्टली वो सारा ज़राअत के लिए जा रहा है, ज़राअत के अंदर जा रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे पास एक रिजिलियंट फूड सिस्टम बनता है पूरी दुनिया के अंदर। अगर हम बात करें स्मार्ट वाटर सॉल्यूशंस की, तो वो सपोर्ट कर रहे होते हैं क्लाइमेट रिजिलियंसी को, बायोडाइवर्सिटी को, हमारे फार्मर्स के लाइवलीहुड्स को, और साथ ही साथ हमारी थोड़ा सा एनर्जी प्रोडक्शन वाली साइड को भी। और जब भी हम खाते हैं, चाहे वो हमारा हेल्दी स्टेक हो, सिंपल सैलेड हो, उसके अंदर बिल वास्ता या बिला वास्ता वाटर यूज हो रहा होता है उसकी डेवलपमेंट के अंदर, चाहे उसकी कुकिंग प्रोसेस हो, चाहे उसकी आप कह लो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट प्रोसेस हो, तो उसके अंदर वाटर इज अ की कंपोनेंट, वाटर इज अ की एलिमेंट। और आप ना सिर्फ पानी को सिर्फ पी रहे होते हो, बल्कि बल्कि जो आप खाना वगैरह खा भी रहे होते हो, आपकी प्लेट्स के ऊपर जो आपको मिल रहा होता है, मुहैया हो रहा होता है, तो उसके अंदर भी गैलन्स ऑफ वाटर लग जाते हैं। आई वॉज रीडिंग थिंग जिसके अंदर बात की जा रही है कि टू मेक a slice of bread we usually use 70 liters of water, like 70 लीटर पानी लगता है एक ब्रेड के स्लाइस को बनाने के लिए। और एकदम बात करें एग्रीकल्चर एंड वाटर यूज की, तो इन दोनों का एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, क्योंकि अगर कोई काम करो तो सस्टेनेबिलिटी के डोमेन के अंदर, चाहे वो एक फूड कंपनी में हो या एग्रीकल्चर कंपनी के अंदर हो, वो इस रिलेशनशिप को रोजाना देख रहा होता है कि किस तरीके से पानी को हम लोग एग्रीकल्चर की इस सेक्टर के अंदर इस्तेमाल कर रहे होते हैं, किस तरीके से पानी का इन्फ्लुएंस है हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर। हमें पता है कि वाटर एक लिमिटेड रिसोर्स है, लाइक इट इज 2.5 इन द होल वर्ल्ड। हमारा जो फ्रेश वाटर रिजर्व्स है उसके अंदर से भी हमारे पास 1 and more than 2% हमारे पास वो सारा का सारा हमारे ग्लेशियर्स और आइस कैप्स के अंदर है, जिसकी वजह से हम उसको इस्तेमाल नहीं कर पाते। और बाकी जो है वो सारा का सारा हमारे पास हमारी सरफेस वाटर है, हमारा ग्राउंड वाटर है, हम उसको इस्तेमाल करें, बट स्टिल इट इज अ लिमिटेड रिसोर्स, इट इज अ फिनाइट रिसोर्स। तो हमारी ग्लोबल पॉपुलेशन बढ़ रही है, अब ग्लोबल पॉपुलेशन बढ़ रही है तो इसकी वजह से हमारे पास हमारी डिमांड भी बढ़ रही है वाटर को यूज करने की। और इससे ना सिर्फ हमारी डिमांड इंक्रीज होगी फॉर द ड्रिंकिंग पर्पज, हमारी डिमांड इंक्रीज किस लिए होगी, हमारी डिमांड इसलिए भी इंक्रीज होगी कि हम लोग उसको एग्रीकल्चर के सेक्टर के अंदर भी इस्तेमाल करें, एग्रीकल्चर का सेक्टर भी हमारा उससे इन्फ्लुएंस हो सके। एग्रीकल्चर के सेक्टर इन्फ्लुएंस हुआ तो उसकी वजह वजह से ये ना सिर्फ ये एक इन्वायरमेंटल इशू बनाएगा, बल्कि ये एक फूड सिक्योरिटी का भी इशू बना सकता है। और वाटर स्टीवर्डशिप को आप ऐसे देखो कि वाटर स्टीवर्डशिप इज द मेजर कंपोनेंट, इज द सेंट्रल कंपोनेंट, अगर आप एक रिजिलियंट फूड सिस्टम बनाना चाहते हो। और अगर आप ग्लोबल स्केल के ऊपर और पार्टनरशिप के ऊपर बात कर रहे होते हो सप्लाई चेन के अंदर, तो आपको प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस लाने पड़ते हैं, जिसके अंदर आपके फार्मर्स इन्फ्लुएंस्ड हो, आपके फार्मर्स लाइक पार्टिसिपेट करें, आपकी कम्युनिटीज पार्टिसिपेट करें, और आपके कस्टमर्स भी पार्टिसिपेट करें। यू हैव टू शिफ्ट देयर बिहेवियर, आपके पास उनका बिहेवियरल चेंज होना चाहिए, जिसके अंदर दे आर बीइंग रिस्पॉन्सिबल, कि आप एक तरीके से पानी को कम से कम इस्तेमाल करोगे, लेकिन उसका एक सस्टेनेबल वाटर मैनेजमेंट के अंदर। नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर बात चलें तो अब हमारे पास आ जाते हैं फैक्ट्स रिगार्डिंग द यूजेज ऑफ वाटर इन एग्रीकल्चर। हम थोड़े से 1 2 3 4 5 6 फैक्टर्स के 6 फैक्ट्स के ऊपर बात करेंगे जो कि हमारे पास एग्रीकल्चर के अंदर इन्फ्लुएंस्ड है। तो सबसे पहले है पहले नाम लाइक प्रॉपर्ली पढ़ लेते हैं स्टेटमेंट, एंड देन हम उन सबको एक बारी बारी डिफाइन करेंगे। 70% of the world's water is used for agriculture. Water and climate change are strongly linked. The agriculture industry depends on clean water. Healthy soils are key to good water management. Water plays a vital role in sustaining biodiversity. Better irrigation systems can help improve water use. ये है हमारे पास है टॉप 6 फैक्ट्स रिगार्डिंग द यूजेज ऑफ वाटर इन एग्रीकल्चर सेक्टर। अब अगर हम बारी बारी प्रॉपर्ली फैक्ट्स को देखें तो सबसे पहले आ जाता है कि 70% ऑफ द वर्ल्ड्स वाटर इज यूज्ड फॉर एग्रीकल्चर। हमने देख लिया कि 70%, अभी हम लोगों ने टॉपिक भी बात कर ली कि सारा का सारा जो फ्रेश वाटर रिजर्व्स है, फ्रेश वाटर रिसोर्सेज है, वो एग्रीकल्चर के लिए यूज हो रही है। और ये हमारे पास कहता है फाओ, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। और अगर आप लोगों को भी पता हो तो अभी हाल ही के अंदर फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जो उसका हेडक्वार्टर है रोम इटली के अंदर, वहां पर अभी वर्ल्ड फूड फोरम WWF का अभी फ्लैगशिप इवेंट चल रहा है, एंड वो कमेंस हो चुका था अक्टूबर 10 से। आज अक्टूबर 11, तो आज उसका दूसरा दिन है। एंड सैडली आई कुडंट गो ड्यू टू माय सुपरवाइजर। उन्होंने कहा कि नहीं दानियाल, यू हैव टू गेट इन्वॉल्व विद योर रिसर्च, सो इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर। ये मेरे अल्फाज थे, बट उनके अल्फाज ये थे कि यू विल बी अप्लाइंग फॉर नेक्स्ट ईयर एंड देन यू कैन गो। सो आई कुडंट गो, आई हैड द इनविटेशन, बट वो अलग बात हो जाती है। अब अगर हम बात करें इसके ऊपर, तो ये हाईलाइट करता है कि किस तरीके से हमारे पास इंपॉर्टेंस है वाटर की यूजेज के ऊपर हमारी एग्रीकल्चर के अंदर, कि किस तरीके से हमारे पास हमारा वाटर जो है वो एफिशिएंटली यूज हो रहा है और रिस्पॉन्सिबल मैनर के अंदर यूज हो रहा है एग्रीकल्चर के सेक्टर के अंदर। हमारे पास जितने भी ग्लोबल वाटर सोर्सेज हैं वो सारे के सारे इंक्रीजिंगली स्ट्रेस्ड कंडीशन के अंदर हो चुके हैं, लाइक दे आर वाटर स्ट्रेस्ड। हम उसको अब ये नहीं कह सकते कि उसके अंदर हमारे पास बहुत ही ज्यादा भारी लाइक अमाउंट के अंदर वाटर पड़ा हुआ है।
और अब हमें ये जानना जरूरी है, ये हमारे लिए जानना जरूरी हो गया कि किस तरीके से हम हमारे वाटर रिसोर्सेज को प्रोटेक्ट कर सकते हैं और उनको रिस्टोर कर सकते हैं हमारे फूड प्रोडक्शन को कॉम्प्रोमाइज किए बगैर। आपकी जो अप्रोच है उसको चेंज होना पड़ेगा, जिसके अंदर आपकी जो अप्रोच है, जिसके अंदर आपका पास आपकी फूड आपकी जो प्रिंट्स थे, आपके जो फुटप्रिंट्स थे, वो सारे के सारे जो पहले यूज हो रहे थे एट दिस अमाउंट, आपको उसको रिड्यूस करना पड़ेगा। आपका आपका जो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट होता है, आपका जो इन्वायरमेंटल फुटप्रिंट होता है, आपका ऑपरेशनल फुटप्रिंट जो होता है, उसको आपको चेंज करना पड़ेगा, उसको आपको रिड्यूस थोड़ा सा करना पड़ेगा, ताकि आप अपने वाटर रिजर्व्स को बचा सको। उसके बाद अगर हम बात करें सेकंड फैक्ट की, तो सेकंड फैक्ट के अंदर हमारे पास आता था कि वाटर एंड क्लाइमेट चेंज आर, क्या है ये, स्ट्रांगली लिंक्ड। सो अगर हम बात करें वाटर एंड क्लाइमेट चेंज आर स्ट्रांगली लिंक्ड, तो इसके अंदर हम लोग बात करते हैं कि वाटर स्कार्सिटी हमारी पूरी दुनिया का एक सबसे बड़ा मसला बनता चला जा रहा है। और ये भी तब जब हमारे पास क्लाइमेट चेंज लीड कर रहा है सबसे ज्यादा ड्राउट्स को, सबसे ज्यादा फ्लड्स को। क्लाइमेट चेंज हर दुनिया के हर कोने के अंदर हो रहा है, किसी भी वक्त हो सकता है, और बहुत ज्यादा आवाम को हमारे पास अफेक्ट कर सकता है। और ये हमें ये नहीं पता कि क्लाइमेट चेंज से कितना ज्यादा हमारा पानी इफेक्ट हो सकता है हमारी आवाम के साथ साथ। अब इसके जो इम्पैक्ट्स होते हैं वो वेरी कर सकते हैं रीजन टू रीजन, और हमारे पीपल और इकोसिस्टम्स की हेल्थ को भी हार्म तो पहुंचा सकता है, लेकिन उसकी जो हार्म का फैक्टर है वो भी वेरी कर सकता है फ्रॉम रीजन टू रीजन और फ्रॉम कंट्री टू कंट्री। अगर हम इसकी एग्जांपल देखें तो 0.5% आपकी अर्थ का पूरा वाटर जो है वो यूजेबल है, फ्रेश वाटर है, और वो भी क्लाइमेट चेंज की वजह से अब उसकी जो सप्लाई है वो आहिस्ता आहिस्ता करके रिड्यूस होती चली जा रही है, आहिस्ता आहिस्ता होकर श्रिंक होती चली जा रही है। और इसके भी ऊपर अब जो हमारे पास एक नया फैक्ट एंड फिगर था जो कि हम लोग पिछले 4 दिनों से दोहराते चले जा रहे थे, वो ये था कि 2 बिलियन पीपल को 2 बिलियन पीपल लैक एक्सेस टू सेफ ड्रिंकिंग वाटर। और इसमें से भी हाफ द पीपल ऐसे हैं पूरी दुनिया के अंदर जिनके पास वाटर स्कार्सिटी फेस करने के लिए वो जा रहे हैं, उस तरफ, उस डगर के ऊपर वो जा रहे हैं जहां पे वो फेस करेंगे, वो सामना करेंगे वाटर स्कार्सिटी का अपनी अपनी जगहों के ऊपर। अब एग्रीकल्चर की जो इंडस्ट्री है वो हमारे पास, उसका ये रोल है कि वो रिलाई करती है स्टेडी वाटर सप्लाईज के ऊपर, कि उसको एक स्टेडी वाटर सप्लाई देते चले जाओ, उसको एक कांस्टेंट वाटर सप्लाई देते देते चले जाओ, ना उसको कम दो ना उससे ज्यादा दो। और जिसकी वजह से ये इस हमारे चैलेंज का सेंटर बनता चला जा रहा है, क्योंकि ड्राउट्स जो है वो हमारे क्रॉप्स को ड्राई आउट कर लेती हैं, और फ्लड्स जो है वो हमारे पूरी की पूरी मिट्टी को, जो हमारी जरखेज मिट्टी होती है, उसको बहा के लेके चली जाती है, जिसकी वजह से हमारा जो लैंड होता है वो लेस यूजफुल बन जाता है फ्यूचर प्लांटिंग के लिए। सो दैट्स व्हाई वी आर रियली like forcing our farmers, we are really educating our farmers to do crop rotation as well as मैनेज द वाटर सप्लाई इन अ कांस्टेंट रेट, एट अ कांस्टेंट रेट। अगर हम बात करें हमारे थर्ड पैरामीटर की, थर्ड फैक्ट की, तो वो है हमारे पास द एग्रीकल्चर इंडस्ट्री डिपेंड्स ऑन क्लीन वाटर। हमें पता चल गया कि पानी एक फाउंडेशनल आप कह लें बेसिस है, फाउंडेशनल ब्रिक है एग्रीकल्चर सेक्टर का। तो इसके लिए ना सिर्फ आप कह लें कि कोई भी पानी काम आएगा, क्वालिटी पानी की भी बहुत ज्यादा डिपेंड करती है, क्योंकि ये हमारे इम्पैक्ट कर सकते हैं डायरेक्टली हेल्थ ऑफ क्रॉप्स को, लाइफ स्टॉक को, और पूरे के पूरे एग्रीकल्चरल इकोसिस्टम को। क्लीन वाटर एसेंशियल है हमारे हेल्दी एनिमल्स के लिए भी, हमारे लिए भी, और हमारे फूड की सेफ्टी के लिए भी। अगर हमारे पास पोल्यूटेड वाटर को हम लोग यूज कर रहे होंगे तो वो अनसेफ प्रोडक्ट्स की तरफ लेके जाएगा, जो कि हमारे इन्वायरमेंट को भी हार्म करेगा, हमें भी हार्म करेगा। वी विल बी गेटिंग द डिजीजेस, हमारे पास फूड प्रोडक्शन की सेफ्टी भी खराब हो जाएगी, और हमारा जो हेल्थी फूड इकोसिस्टम है वो भी थ्राइव करने के बजाय वो डिरील हो जाएगा, वो भी प्रोग्रेस करने के बजाय खराब तर होता चला जाएगा, खराब तरीन होता चला जाएगा। अगर हम बात करें फोर्थ फैक्ट की, वो जो क्या है कि हेल्दी सॉइल्स आर की टू गुड वाटर मैनेजमेंट। अगर हम बात करें इसके अंदर, तो वो ये है कि जब हम प्रॉपरली वाटर को वाइजली यूज करेंगे, एक अच्छे मैनर के अंदर यूज करेंगे, तो हमारे पास हेल्दी सॉइल्स जो होती है वो एग्रीकल्चर की बेस्ट फ्रेंड बन जाती हैं। वो फिर एक्ट करती हैं एज स्पॉन्जेस। स्पॉन्जेस को पता है कि लाइक दे यूजुअली एब्जॉर्ब वाटर, और वो फिर जब एब्जॉर्ब कर लेती हैं तो वो हमारे वाटर को स्टोर करती हैं, स्पॉन्ज का जो काम है। तो हेल्दी सॉइल का भी यही काम है कि अगर हेल्दी सॉइल होगी तो वो पानी को एब्जॉर्ब करेगी, पानी को एब्जॉर्ब करेगी तो पानी को स्टोर करेगी, जिसकी वजह से आपकी जो क्रॉप्स होती हैं वो रेजिस्टेंट हो जाती हैं ड्राउट के। आपके जो फार्म्स होते हैं वो एक्स्ट्रा वाटर की जो नीड होती है उसको रिड्यूस करते चले जाती हैं। लाइक उनको जो एक्स्ट्रा पानी चाहिए होता है वो नहीं लेते, क्यों? क्योंकि उसकी जो सॉइल होती है, उसकी जो मिट्टी होती है, उसके अंदर पहले से पानी मौजूद होता है, जिसकी वजह से आप वाटर कंजर्व कर पाते हो, आपकी जो क्रॉप यील्ड है वो इंक्रीज हो सकती है। उसके बाद अगर हम बात करें क्रॉप कवर्स की, या हम बात करें रिड्यूस्ड टिलेज की, तो ये जो हमारे पास टेक्निक्स है, हम इनको भी इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि ये एक सॉइल की हेल्थ के लिए इम्प्रूवमेंट का बाइस होते हैं।
आपकी जो कवर क्रॉप्स होती हैं वो सॉइल को प्रोटेक्ट करती हैं, वो इरोजन को प्रिवेंट करती हैं, और बाकी जो आपकी रिड्यूस्ड टिलेज होती है वो आपकी सॉइल को इंटैक्ट रखता है, जिसकी वजह से उसके अंदर जो मॉइस्चर कंटेंट होता है, जो हमारे पास उसकी स्ट्रक्चर होता है, वो मेंटेन रहता है, वो बरकरार रहता है, एंड वो स्ट्रेंथन होता चला जाता है। और अल्टीमेटली इसका जो आप कह रहे हैं पूरा फायदा होता है वो आपके फार्मर्स को पहुंचता है, क्योंकि जब वो फार्मर्स ऐसी टेक्निक्स इस्तेमाल करते हैं तो उसकी जो एग्रीकल्चरल सप्लाई चेन होती है वो रिस्टोर हो जाती है, एंड वो प्रोटेक्ट करता है वाटर को, एंड आपकी लोकल कम्युनिटीज को भी प्रोटेक्ट करते हैं। उसके बाद जो आपका नेक्स्ट फैक्ट है वो है कि वाटर प्लेज अ वाइटल रोल इन सस्टेनिंग बायोडाइवर्सिटी। वाटर क्लोजली लिंक्ड होता है बायोडाइवर्सिटी के साथ। क्यों? क्योंकि बायोडाइवर्सिटी के अंदर हम लोग पूरी की पूरी वैरायटी ऑफ लाइफ को स्टडी कर रहे होते हैं एक एरिया के अंदर। हेल्दी वाटर सिस्टम होंगे तो वो हमारे सपोर्ट करेंगे इकोसिस्टम्स को। अब वही इकोसिस्टम्स अल्टीमेटली सस्टेन करते हैं आपके एग्रीकल्चर को। अगर हम बात करें पॉलिनेटर्स को, पॉलिनेटर्स कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि पॉलिनेशन के लिए इस्तेमाल हेल्प कर रहे होते हैं उस प्रोसेस को, फ्लावर की पॉलिनेशन के अंदर। तो इसमें सबसे ज्यादा जो रोल अदा करते हैं वो करते हैं आपकी बीज। आपकी जो बीज होती है वो क्रॉप की यील्ड को सपोर्ट करती है, क्योंकि बिकॉज दे यूजुअली गो फ्रॉम वन फ्लावर, वन प्लांट टू अनदर प्लांट, एंड देन दे यूजुअली डू द फर्टिलाइजेशन जो उसकी होती है, पॉलिनेशन जो होती है। उसके बाद इसके अलावा भी वाइल्ड लाइफ हैबिटेट्स को देखें तो ये भी वाटर क्वालिटी को मेंटेन कर रहे होते हैं पूरे के पूरे लैंडस्केप्स के अंदर। अब जब हमारे पास एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस होंगी जिसके अंदर हमारे पास रोटेशनल ग्रेजिंग होगी, तो ना सिर्फ वो कार्बन को स्टोर करेंगे अपने अंदर, सिक्वेस्टर करेंगे कार्बन को, बल्कि वो आपकी वाटर रिसोर्सेज को भी सेफ गार्ड करेंगे और बायोडाइवर्सिटी को भी एनहांस करेंगे। और एट द सेम टाइम आपके जो लोकल प्रोजेक्ट्स होते हैं, फॉर एग्जाम्पल वेटलैंड रिस्टोरेशन हो गया, वो स्ट्रेंथन करेगा आपके वाटर सिस्टम्स को और आपकी बायोडाइवर्सिटी को भी वाटर स्ट्रेस्ड रीजन्स के अंदर। अब अगर हम बात करें लास्ट बट नॉट द लीस्ट इफेक्ट की, जो कि बेटर इरिगेशन सिस्टम्स कैन हेल्प इंप्रूव वाटर यूज। इरिगेशन हमारे पास वो प्रोसेस है जिसके अंदर हम सप्लाई कर रहे होते हैं पानी को क्रॉप्स के अंदर, ताकि हम उसको उन फसलों को, उन क्रॉप्स को ग्रो करवा सकें। जब हमारे पास इरिगेटिंग क्रॉप्स होंगी, मतलब कि पानी जब हम उसको सप्लाई करते हैं, तो जो ग्रोथ क्रॉप्स होंगी हमारे पास वो क्रूशियल होती है एग्रीकल्चर के लिए, ज़राअत के लिए। क्यों? क्योंकि उन एरियाज के अंदर हमारे पास बारिशें जो होती हैं वो अनप्रिडिक्टेबल मैनर में होती हैं या तो बहुत कम होंगी। हमें इनोवेशन लाने की जरूरत है इरिगेशन सिस्टम के अंदर, क्योंकि ये चेंज कर सकता है कि किस तरीके से फार्मर जो है वो वाटर कर सकता है, पानी दे सकता है अपनी खेतों को या अपनी फसलों को, और कैसे पानी दे सकता है। ज्यादा पानी दे सकता है, कम पानी दे सकता है, सस्टेनेबल मैनर में पानी दे सकता है, कब कब पानी दे सकता है, किस तरीके से पानी दे सकता है, किस दिन दे सकता है। एफिशिएंट इरिगेशन टेक्निक्स जब होंगी, फॉर एग्जांपल एडवांस्ड स्केड्यूलिंग, ड्रिप इरिगेशन सिस्टम, वो इंप्रूव कर सकता है आपकी क्रॉप की यील्ड को, और साथ ही साथ आपके पानी को भी बचा सकते हैं और आपकी कॉस्ट को भी बचा सकते हैं। क्योंकि जब आप फसलों के लिए पानी इस्तेमाल कर रहे होते हो, यूजुअली डू गिव सम सॉर्ट ऑफ मनी, सम सॉर्ट ऑफ वाटर बिल। अब अगर हम चले नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, तो हमारे पास आता है की मैसेजेस। हमारे पास टोटल 3 की मैसेजेस है। बारी बारी देख लेते हैं कि एग्रीकल्चरल बोथ कंट्रीब्यूट्स टू एंड फेसेस वाटर रिस्क्स। एग्रीकल्चर इज एक्सपेक्टेड टू फेस इंक्रीजिंग वाटर रिस्क्स इन द फ्यूचर। उसके बाद लास्ट बट नॉट लीस्ट हमारे पास आता है कि पॉलिसी रिस्पॉन्सेज शुड बी मल्टी लेवल्ड एंड अडेप्टेड टू स्पेसिफिक वाटर रिसोर्स सिस्टम्स। बारी बारी देखें तो हम लोग पहले पहले थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि अगर हमने वाटर को मैनेज करने सस्टेनेबली, तो ये हमारे पास एक हमारी आप कह लें पाथवे होगा फ्यूचर के लिए, जिसके अंदर हम लोग फूड को और एग्रीकल्चरल सिस्टम्स को प्रोटेक्ट कर सकते हैं और उनको सस्टेन करवा सकते हैं। एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन हमारी हाईली डिपेंडेंट होती है वाटर के ऊपर, और इसकी वजह से हमारे पास ज्यादा से ज्यादा रिस्क होते हैं वाटर के, जिसमें हमारे पास ड्राउट्स आ जाते हैं, एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स आ जाते हैं। और ये हमारे पास वो लार्जेस्ट सेक्टर है जो कि पानी को इस्तेमाल भी करे और मेजर पोल्यूटर भी आप। ये किस तरीके से है? इरिगेटेड जो हमारे पास एग्रीकल्चर होती है वो पानी को ग्लोबली सबसे ज्यादा यूज कर रहा होता है, और एक ऐसा ट्रेंड इसने एनकरेज कर दिया जिसके अंदर फार्मर जो आपका किसान होता है मोस्ट कंट्रीज के अंदर वो पूरी की पूरी कॉस्ट देता नहीं है पानी की जितना वो यूज कर रहा होता है। एग्रीकल्चरल हमें पता चल गया कि ये जो हमारे पास इरिगेशन है वो 70% ग्लोबली वाटर को यूज करी होती है। जब हमारे पास इंटेंसिव ग्राउंड वाटर पंपिंग होती है तो इरिगेशन के लिए, तो वो आपके एक्विफर्स को कम करता चला जाता है, उसकी उसको श्रिंक करता चला जाता है, जिसकी वजह से आपका जो इन्वायरमेंटल फुटप्रिंट होता है, इन्वायरमेंटल एक्सटर्नैलिटीज होती है, वो नेगेटिव चली जाती हैं, जिसकी वजह से आपके पास आपका सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक इम्पैक्ट भी होता है आपके सेक्टर को, उसके बियॉन्ड भी जाता है। लाइक यू यूजुअली बिकम वाटर स्कार्स, यू यूजुअली आस्क अदर कंट्रीज टू प्लीज, लाइक कभी वैसे हुआ नहीं है बट स्टिल आगे आ सकता है हमारे पास कि आप लाइक यू विल इम्पोर्ट वाटर फ्रॉम अदर कंट्रीज, कि आगे आने वाला दौर जो है हमारे पास वो आप एक तरीके से हाइड्रो वॉरफेयर होने वाला है। सो वी हैव टू गेट रेडी एज वेल।
अगर हम बात करें इसके मजीद आगे, तो एग्रीकल्चर के अंदर हमारे पास ये सेक्टर ऐसा सेक्टर है जो एक वाटर पोल्यूशन का एक मेजर सोर्स है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर हमारे पास फर्टिलाइजर का जब हमारे पास एक्सेसिव यूज होता है तो वो रन ऑफ करती हैं। हमारे पास पेस्टिसाइड का यूज होता है तो रन ऑफ होता है। हमारे पास लाइफ स्टॉक एफ्लुएंट्स भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं पोल्यूशन को, वाटर वेज की वजह, ग्राउंड वाटर की वजह। जब हमारे पास ये सब चीजें हो रही होती है तो ये हमारे इम्पेक्ट कर रहा होता है वाटर रिस्क को भी, ये उसको बढ़ावा दे रहा होता है, ये उसको बढ़ोतरी दे रहा होता है। और जिसकी वजह से एग्रीकल्चर को चाहिए कि वो एक सेंट्रल रोल अदा करे इन तमाम चैलेंजेस को एड्रेस करने के लिए। वी हैव टू एजुकेट और फार्मर्स के किस तरीके से आपकी एक तरीके से एक्सटेंसिव यूजेज ऑफ एंड एक्सटेंसिव रिलायंस ऑन दिस लाइक elements, these substances can be harmful for the groundwater as well as the aquifers. उसके बाद अगर हम बात करें कि एग्रीकल्चर इज एक्सपेक्टेड टू फेस इंक्रीजिंग वाटर रिस्क इन द फ्यूचर, एग्रीकल्चरल रीजन जितने भी हमारी पूरी दुनिया के अंदर, वो सारे के सारे एक्सटेंसिव और इंक्रीजिंगली वाटर कंस्ट्रेंट्स होते चले जा रहे हैं वहाँ पे। लाइक उसके अंदर वाटर लिमिटेशन आती चली जा रही है, वो वाटर स्कार्स होते चले जा रहे हैं। बहुत सारे ड्राउट्स हमें देखने को मिल रहे हैं, चिली के अंदर देखने को मिल रहे हैं, हमें यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में देखने को मिल रहे हैं, हमारे पास आपके अफ्रीकन रीजन में देखने को मिल रहे हैं। अब वो सारे के सारे आपके एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन को भी डिमिनिश कर रहे हैं, वो अफेक्ट करते चले जा रहे हैं, जिसकी वजह से आपके पास एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स होते चले जा रहे हैं। एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स में आपके आपके सैलाब आते चले जाते हैं, आपके ट्रॉपिकल इवेंट्स चले आते हैं, आपका क्लाइमेट चेंज भी प्रोजेक्ट कर रहा है कि ये आप आपके आगे आने वाले दौर के अंदर बहुत ज्यादा बारिशें हो सकती है, फ्लक्चुएशंस हो सकती है प्रेसिपिटेशन लेवल के अंदर। आप जब सप्लाई कर रहे होते हैं वाटर को, तो यू आर बेसिकली रिड्यूसिंग द सरफेस वाटर सप्लाईज। आप रिड्यूस कर रहे हो अपने स्नो पैक्स को, आप अपने ग्लेशियर्स को श्रिंक करते चले जा रहे हो, और आप अफेक्ट कर रहे हो अपने क्रॉप वाटर रिक्वायरमेंट्स को। लाइक जितना ज्यादा एक फसल को पानी चाहिए होता है, आप उसको थोड़ा सा ज्यादा डिपेंडेंट बना रहे हो, जिसकी वजह से आपकी फसल के लिए भी खतरे का साबित है, लाइक खतरे की इलामत है वो। उसके अंदर फिर ये भी है कि वाटर क्वालिटी जो है वो डिटोरिएट होती चली जा रही है बहुत सारे रीजन्स के अंदर। और इसके क्या प्राइम फैक्टर्स हैं, वो ये है कि आपके पोल्यूटिंग एक्टिविटीज के अंदर इजाफा हो रहा है, सेलिनेशन जो हमारे पास कॉज हो रही है राइजिंग सी लेवल से, आप उसमें भी इजाफा हो रहा है। और ये जो सप्लाई चेंजेस है जो कि वाटर की है हमारे पास, वो भी चेंज करती चली जा रही है वाटर क्वालिटी को। और ये सारा का सारा लीड करेगा, इम्पैक्ट करेगा आपकी मार्केट्स को, आपकी ट्रेड को, और अल्टीमेटली आपकी फूड सिक्योरिटी को, जो कि आपका इकोसिस्टम का एक इंटीग्रल पार्ट है, बिकॉज यू हैव टू सर्वाइव, यू हैव टू सस्टेन योरसेल्व्स। उसके बाद अगर हम बात करें पॉलिटिकल पॉलिसी रिस्पॉन्सेज शुड बी मल्टी लेवल्ड एंड अडेप्ट टू स्पेसिफिक वाटर रिसोर्स सिस्टम्स। अगर हम इसकी बात करें तो इसमें हम लोग बेसिकली पॉलिसीज वगैरह को, आप कह रहे हैं क्या कहते हैं उसको, फोकस कर रहे होते हैं। अब इसके अंदर हम लोग ये देख रहे होते हैं कि जो चैलेंजेस आ रहे होते हैं हमारे पास, वो सारे के सारे कॉम्प्लेक्स होते चले जा रहे हैं आगे आने वाले दौर के अंदर, और मोस्टली वो लोकली डाइवर्स होते चले जाएंगे। और इसलिए हमें हमारे पास जरूरी है कि हम लोग फोकस करें, पॉलिसी मेकर्स को कहें कि यू शुड फोकस, यू गाइस शुड फोकस ऑन एफर्ट्स। आप अपनी सारी की सारी मेहनतें उस उधर लगाओ कि किस तरीके से हम लोग ओवरऑल एफिशिएंसी वाटर की बढ़ा सकते हैं, जो कि हमारे पास एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर यूज हो रहा है, ताकि हमारे पास जो फ्रेश वाटर रिसोर्सेज के ऊपर रिलायंस होती है हम उसको रिड्यूस कर सकें, हमारा इम्पैक्ट हम फ्रेश वाटर रिसोर्सेज के ऊपर कम से कम कर सकें, और हम हमारी रिजिलियंस को इंप्रूव कर सकें जो हमारे वाटर रिस्क के खिलाफ है। उसके लिए हमें चाहिए कि हम लोग फैसिलिटेट करें ट्रांजिशन को, वो ऐसी ट्रांजिशन जिसके अंदर हम लोग मूव करें टुवर्ड्स सस्टेनेबल एंड प्रोडक्टिव एग्रीकल्चरल साइट, और जिसके अंदर हम लोग वाटर रिस्क के खिलाफ रेजिलिएंट साबित करें। और इसके लिए गवर्नमेंट को चाहिए कि वो भी एक तरीके से फार्म के लिए, वाटरशेड के लिए, नेशनल लेवल के लिए काम करे। अब गवर्नमेंट किस तरीके से काम कर सकती है? सबसे पहले वाटर रेगुलेशंस बनाए, जो उनके पास एग्जिस्टिंग वाटर रेगुलेशंस है उनके ऊपर वो स्ट्रेंथन करे, उनको और ज्यादा रिव्यू करे, उनका रिव्यू करने के बाद उनके अंदर एडिशंस करते चले जाए, उसको और ज्यादा मजबूत करते चले जाए। उसके बाद आप अपने किसानों के लिए इंसेंटिव्स बनाओ, जिसके थ्रू वो इंसेंटिव्स ये रोल अदा करें कि वो वाटर यूज को इम्प्रूव करेंगे, और किसानों के लिए बेटर तरीके से मैनेज कर सकेंगे कि किस तरीके से, अगर तो वो फर्टिलाइजर वगैरह फैला रहे हैं तो उनको एजुकेशन करेंगे हम लोग। एजुकेशन के बाद उनका यूजेज जो फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड्स वगैरह पे वाइस ऐसा करके कम होता चला जाएगा। उसके बाद आप ऐसी पॉलिसीज को रिमूव करो जिसके अंदर आप ये कह रहे हो, आप यहाँ ये सपोर्ट कर रहे हो कि आप बेजा तरीके से पानी का इस्तेमाल करते चले जाओ या पोल्यूटिंग एक्टिविटीज करते चले जाओ। यू हैव टू स्टॉप दीज पॉलिसीज जो जिसके अंदर यू आर बेसिकली प्रमोटिंग। और ये पाकिस्तान के अंदर अलावा बहुत सारे डिफरेंट कंट्रीज के अंदर हो रही है। ओवरऑल हमारे पास 3 टॉप के ऊपर चीजें जो कि हर कंट्री गवर्नमेंट को करना चाहिए। अगर हम बात करें नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर चलें, लेट मी जस्ट मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। तो हम लोग बात करेंगे
वाटर यूज एफिशिएंसी के ऊपर मैंने वही बात की थी कि अगर हम लोग बात करेंगे वाटर इन एग्रीकल्चर के ऊपर, हम लोग पहले इरिगेशन के ऊपर बात करेंगे, इरिगेशन के बाद हम वाटर यूज एफिशिएंसी के ऊपर बात करेंगे। अब अगर हम बात करें वाटर यूज एफिशिएंसी के ऊपर, मैं आपको बता दूं पहले पहले कि वाटर यूज एफिशिएंसी हमारे पास एक ऐसा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसके अंदर हम लोग फार्म के लेवल के ऊपर ये कॉन्सेप्ट को अप्लाई कर रहे होते हैं, और उसके अंदर हम लोग ये कह रहे होते हैं कि हम लोग नोटेबली पानी को यूज करेंगे, उसका इम्पैक्ट देखेंगे और उसकी क्वालिटी के ऊपर भी हम लोग देखेंगे कि आइदर इट इज इम्पैक्टिंग और वाटर क्वालिटी और नॉट। WUE वाटर यूज एफिशिएंसी रेफर किया जा रहा होता है बायोमास प्रोड्यूस्ड पर यूनिट ऑफ वाटर ट्रांसपायर्ड, मतलब कि वो पानी जो हम लोग ट्रांसपायर कर रहे होते हैं, जो हमारे पास पानी से लाइक प्लांट से इवेपोरेट हो रहा होता है, उसकी बदौलत हमें कितना ज्यादा बायोमास प्रोड्यूस हो रहा होता है हमारे पास। और ये हमारी वाटर क्रॉप अपटेक के ऊपर भी प्रोपोर्शनली डिपेंडेंट होता है, उसकी अवेलेबिलिटी के ऊपर, कि कितना ज्यादा एक फसल उसको उगने में कितना ज्यादा पानी चाहिए होता है। वी ऑल्सो हैव टू रिकॉर्ड दैट थिंग इन ऑर्डर टू इम्प्रूव द एफिशिएंसी। वाटर यूज एफिशिएंसी को हम लोग इरिगेशन के अंदर अगर हम देखना चाहें तो उसके अंदर हम लोग इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं कि ऐसी रेशो एफिशिएंसी जो कि रेशो पे डिपेंड करती है, रेशो किसके दरमियान में, क्रॉप की अपटेक के ऊपर, क्रॉप की अपटेक के साथ वाटर विदड्रॉल के, कितना ज्यादा वो पानी रिड्यूस कर रही है। सो लाइक अ रेशो बिटवीन द अपटेक ऑफ वाटर from like in the crops and the withdrawal of water from the plants। so ये उसकी रेशियो है। अब आप जब ये अप्लाई होते हैं कॉन्टेक्स्ट, तो इसके अंदर हमारे पास बहुत सारे रिलेशनशिप बन जाते हैं जो कि हम लोग इससे अखज कर सकते हैं, ताकि हम लोगों ने, क्योंकि वाटर के एफिशिएंसी सिस्टम को हमने देखना है, उसको स्टडी करना है। WUE के अंदर हम लोग वाटर की रेशियो को भी देख रहे होते हैं, लाइक जो प्लांट मेटाबॉलिज्म के अंदर यूज हो रही होती है टू वाटर लॉस्ट लाइक फ्रॉम द प्लांट ट्रांसपिरेशन, वही अभी जो हमने बात की थी। और इसकी जो एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है वो ये है कि WE इज इक्वल टू DW/ET। अब जो हमारे पास DW है वो ये है कि क्रॉप का ड्राई वेट पर यूनिट एरिया, एक एरिया के अंदर आपके पास क्रॉप का कितना ज्यादा ड्राई वेट है, ड्राई वेट से मुराद वो वेट है जिसके अंदर आपके पास पानी है ही नहीं उस क्रॉप के अंदर। और टू क्रॉप इवेपोट्रांसपिरेशन, इवेपोट्रांसपिरेशन से मुराद वो प्रोसेस है जिसके अंदर आपका जो क्रॉप है, आपका जो प्लांट है, वो वाटर को रिड्यूस करता चला जा रहा है अपने ट्रांसपायरेशन के प्रोसेस के थ्रू, और वो ड्राई होते चला जा रहा है अल्टीमेटली। सो इट इज दैट रेशियो लाइक WAE इज इक्वल टू ड्राई वेट पर यूनिट एरिया डिवाइडेड बाय ET। अब अगर हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलें, लेट मी जस्ट मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। तो हमारे पास आता है वाटर इन सिटीज। हम लोगों ने अभी तक एग्रीकल्चर को देख लिया, अब हम डिस्कस करेंगे कि पानी जो है उसको इस किस तरीके से हमारे शहरों के अंदर इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारी पॉपुलेशन इंक्रीज होती चली जा रही है, अर्बनाइजेशन भी इंक्रीज हो रही है, अर्बनाइजेशन के साथ इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी डावाडोल हो रही है, बट स्टेडीली इंक्रीज हो रही है। हमारा जो डिपेंडेंस है वो फ्रेश वाटर के ऊपर अर्बन एरियाज के अंदर, वो पूरी दुनिया के अंदर थ्रू आउट इंक्रीज होता चला जा रहा है, मोस्ट पार्टिकुलरली यूरोप के अंदर। और एट द सेम टाइम क्लाइमेट चेंज भी है, पोल्यूशन भी फैलता चला जा रहा है, जिसकी वजह से हमारे पास वाटर की अवेलेबिलिटी अफेक्ट हो रही है सिटी रेजिडेंट्स के लिए। तीन चौथाई से ज्यादा लाइक अप्रोक्सीमेटली अगर आपके 4 सिटीजन हैं तो 3.25 सिटीजन जो हैं जो कि अर्बन एरियाज में रहते हैं, वो रिलाई कर रहे होते हैं क्लीन वाटर के ऊपर सिटीज के अंदर। और अप्रोक्सीमेटली एक बंदा या 1/5 बंदा, लाइक 5 में से एक बंदा ऐसा होता है जो कि टोटल फ्रेश वाटर के ऊपर डिपेंडेंस कर रहा होता है, उसकी सप्लाई के ऊपर, लाइक वो पब्लिक वाटर सिस्टम के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है कि उसके घर जो पानी आएगा, स्मॉल बिजनेस के लिए जो पानी आएगा, होटल्स के लिए जो पानी आएगा, ऑफिस के लिए, हॉस्पिटल्स के लिए, स्कूल्स के लिए, उसमें से एक वो बिल्डिंग ऐसी होगी जो कहेगी कि मैं पब्लिक वाटर सिस्टम्स के थ्रू अपना पानी लेती हूँ, बाकी बेशक ले प्राइवेट वाटर सिस्टम्स के थ्रू, प्राइवेट वेल्स के थ्रू, बट हम एक हमारी कंपनी ऐसी है जो कि पब्लिक वाटर सिस्टम के थ्रू पानी लेती है। अब जब हमारे पास एक स्टडी सप्लाई होगी क्लीन वाटर की पब्लिक के लिए, है वो सिंपल टास्क नहीं, कॉम्प्लेक्स है थोड़ा सा, क्योंकि यू हैव टू सप्लाई टू द होल डैम बिल्डिंग। लेकिन उस सिस्टम के अंदर, उस वाटर सिस्टम के अंदर आपको चाहिए कि आप बहुत सारे फैक्टर्स देखो, आप पॉपुलेशन और होल्डिंग साइज देखो, आप देखो कि फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स देखो उस लैंड के, कि वो चेंज हो रहे हैं या नहीं हो रहे, आप कंज्यूमर का बिहेवियर देखो, कितना ज्यादा वो पानी इस्तेमाल कर रहा है, उसका जाया भी करता है या थोड़ा सा कंजर्व करता है, दिन में कितना ज्यादा इस्तेमाल कर रहा होता है, वीकेंड्स पे कितना ज्यादा इस्तेमाल करता है। तो यू हैव टू मैनेज ऑल दिस थिंग्स एज वेल। और आप इकोनॉमिक सेक्टर की डिमांड भी देखो कि उस एरिया के अंदर टूरिस्ट एक्टिविटीज हैं या नहीं है, आप वाटर केमिकल की कंपोजिशन भी देखो, आप लॉजिस्टिक्स भी देखो कि वो टेक्नोलॉजी देखो या वो ट्रांसपोर्टेशन के जराये देखो जिसके थ्रू आपका पानी आपकी उस बिल्डिंग में जाएगा, आइदर थ्रू बड़े बड़े वो जो प्लास्टिक के कंटेनर्स होते हैं उसके थ्रू जा रहे हैं, आइदर थ्रू सिलेंडर्स जा रहे हैं, आइदर थ्रू पाइप जा रहे हैं, तो आपको उसकी सारी की सारी मेंटेनेंस करनी होती है। और इन तमाम वाटर अर्बन क्राइसिस से निपटने के लिए आपको चाहिए कि आप वाटर रिसोर्स को इफेक्टिवली यूज करो हर स्टेज के ऊपर,
फ्रॉम द टाइम यू हैव टू सप्लाई द क्लीन वाटर, वहां से लेके आप कंज्यूमर के डिफरेंट यूजेस को भी स्टडी करोगे कि इस तरीके से आपका जो कंज्यूमर है वो डिफरेंटली वाटर को यूज कर रहा होता है. सो यू हैव टू स्टडी फ्रॉम द लेटर ए टू लेटर जी. आपको पॉइंट ए से पॉइंट लास्ट तक जाना पड़ेगा, लाइक पॉइंट जी तक जाना पड़ेगा. और इसके अंदर आप इन्वॉल्व करते हो सारी की सारी चीजें जिसके अंदर आप फोकस कर रहे होते हो कि किस तरीके से आपने कंजम्पशन को रिड्यूस करना है, किस तरीके से आपने नए से नए पाथवेज निकालने हैं जिसके अंदर आप वाटर को कलेक्ट करोगे, उसको यूज करोगे. और इसके अंदर आप एक और चीज को डिस्कस कर रहे होते हो कि किस तरीके से आपकी वाटर मैनेजमेंट होगी जिसके अंदर आप इंटीग्रेट करोगे मोर ज्यादा और ज्यादा बिल्डिंग्स को अपने करंट मैकेनिज्म के अंदर. अब हमारे पास नेक्स्ट स्लाइड आ जाती है पेइंग फॉर द वाटर वी यूज. अब अगर हम बात करें सो सॉरी, पेइंग फॉर द वाटर वी यूज, हमारे पास टेक्नोलॉजीज के अंदर एडवांसेस चली आती आने को है. प्राइसिंग सिस्टम्स हमारे पास बढ़ते चले जा रहे हैं, लाइक नए से नए प्राइसिंग सिस्टम्स आ रहे हैं. मैंने सुना था पाकिस्तान में भी प्राइसिंग सिस्टम हमारे पास अभी आना स्टार्ट हो जाएगा 2025 के बाद से. बट लेट्स होप फॉर द वेरी बेस्ट के ना ही आए तो बेहतर है क्योंकि अभी हम लोग खुले तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं. बट आपका जो एक मैपको या आईएसको लेस्को का बिल होता है उसके अंदर थोड़ा सा वाटर का भी रेंट होता है, लाइक दे यूजली डिडक्ट बिल एज वेल. तो ये जो सारी की सारी प्राइसिंग सिस्टम्स होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ लोन आपके पानी की यूजेज को रिड्यूस नहीं कर सकते क्योंकि आपकी जो पब्लिक वाटर सप्लाई होती है पूरी दुनिया के अंदर, और लेट्स सपोज मैं आपको एग्जांपल देता हूँ यूरोप के अंदर, तो 60 to 80% आपका जो पब्लिक वाटर सप्लाई है वो सारा का सारा आपके मेनली यूज हो रहा होता है हाउस होल्ड्स के थ्रू. अब टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट जितनी भी हो रही है आपकी डोमेस्टिक अप्लायंसेस के अंदर, फॉर एग्जांपल आपकी वॉशिंग मशीन के अंदर होगी टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट, आपकी डिश वॉशर के अंदर होगी, वो सारी की सारी आपकी वाटर रिडक्शन को कम कर रही होती है, लाइक वाटर यूजेस की रिडक्शन को कम कर रही होती है. और वो तब भी आपके बिहेवियर के अंदर चेंज नहीं ला रही होती है, आपको अवेयर नहीं करवा रही होती कि क्या हम ये टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन क्यों लेकर आ रहे हैं. बिकॉज बेसिकली वो तो देखिए इसलिए आ रहे होते हैं कि हमने वाटर यूजेज को कम करना है, वाटर इश्यूज को कम करना है, हमने उसको फैलाना है. But we are not getting that point कि why that company is building more and more innovation in these technologies. तो जब हमारे पास सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट्स आती हैं तो वे एक और चीज को लाती हैं जो ये होता है कि आपका चेंज लाइक आपके अंदर तब्दीलियां आने लग जाती हैं कि किस तरीके से आप पानी को इस्तेमाल करते थे. लाइक पहले अगर आप घरों के अंदर अपने पानी को इस्तेमाल करते थे अपने पर्सनल हाइजीन के लिए 60%, तो ऐसा ऐसा करके यू आर लाइक रिड्यूसिंग द वाटर यूजेज फॉर योर ऑन पर्पज. आपकी रिप्लेसमेंट हो जाती है, आप सिस्टम रिप्लेसमेंट करते हो, आप चीप और सिंपल वेज की तरफ जाते हो जिसके अंदर आप पानी को रिड्यूस करो अपने लिए, अपने यूजेज के लिए. और इंग्लैंड और वेल्स के अंदर हमारे पास लोग मोस्टली मीटर्ड प्रॉपर्टीज के अंदर, मीटर्ड प्रॉपर्टीज जहाँ पे मीटर्स लगे होते हैं, लाइक ऑब्वियसली वहाँ पे जितनी भी मीटर्ड प्रॉपर्टीज हैं वहाँ पे 13% लेस वाटर यूज होता है एज कम्पेयर टू अनमीटर्ड होम्स. बिकॉज उनको ये होता है कि अगर हम पानी इस्तेमाल करेंगे तो हमारा इतना ज़्यादा बिल आएगा. सो वी हैव टू यूज वाटर इन अ सस्टेनेबल पाथवे ताकि हमारे पास जो पैसे भी बच सके और हम हमारे अपने काम भी हो सके. अगर हम ऐसे बात करें तो साउथ पंजाब के अंदर आपका सिंध हो गया, आपका मेरे ख्याल से शायद अपर पंजाब भी तो और केपी में भी हो गया. तो यहाँ पे अगर आप बेजा धड़क इस्तेमाल करोगे पानी का तो बेसिकली यू आर नॉट गेटिंग एनी बिल. तो जिसकी वजह से आप बेपनाह इस्तेमाल करते हो पानी का एंड आपको कोई रोकने टोकने वाला नहीं होता. लेकिन अगर तो ये बिल आ गया अगले साल से, सो देन हमारा ये सारा लाइक डिपेंडेंस हो जाएगी कि वी हैव टू रिड्यूस द वाटर कंजम्पशन ताकि हम लोग इस बिल को कम से कम कर सके पानी के. बट लेट्स वेरी होप फॉर द वेरी बेस्ट के बिल ना आए. माय फिंगर्स आर क्रॉस्ड, यू हैव टू प्रे. अब अगर हम बात करें 5 क्रिटिकल फैक्ट्स अबाउट वाटर इन सिटीज की तो उसके अंदर कौन कौन सी चीजें आती हैं. लेट्स होप फॉर द वेरी बेस्ट अच्छी चीजें हैं. सबसे पहले बात कर लेते हैं, द रैपिड अर्बनाइजेशन कुड मेक ग्लोबल वाटर प्रॉब्लम्स मच वर्स. Risks include disasters, water shortages, and pollution. By 2030, 4 out of 5 megacities will be in low-income countries. Clean water and safe sanitation must be top priorities. Water-wise, cities can reduce greenhouse gas emissions or GHG emissions. अगर हम बात करें सबसे पहले the rapid urbanization could make global water problems much worse. 2050 तक हमें ये तवक्को है, ये सुनने में आता है लाइक 80% आपकी जो ग्लोबल पॉपुलेशन होगी वो लाइक शहरों में रहने लग जाएगी. और अभी जो पॉपुलेशन रह रही है वो 50% है. सो 30% का आपके पास हाइक देखने को मिलेगा इन आगे आने वाले 25 सालों के अंदर. इसका मतलब ये है कि कंट्रीज को लाइक शहरों को चाहिए कि वो अभी से पानी को अगर उसने इस्तेमाल करना है आपके वाटर साइकिल को
तो वो SDG 6 को तरफ जाए, SDG 6 के लिए प्रोग्रेस करे, SDG 6 के ऊपर फोकस करे ताकि पानी को प्रॉपर्ली इस्तेमाल कर सके और आपका वाटर साइकिल जो है, आपका जो हाइड्रोलॉजिकल साइकिल है, वो भी डिस्टर्ब ना हो। अगर आप बात करें रिस्क इंक्लूड डिजास्टर्स, वाटर शॉर्टेजेस एंड पोल्यूशन, तो आपका जो फोकस है अभी राइट नाउ वो ये होना चाहिए वो कि आप किस तरीके से ज्यादा शहरों को पानी के अंदर ये ना कहो कि वो रन आउट हो जाए, या पानी आपका फोकस ये होना चाहिए कि आपके ज्यादा से ज्यादा शहर जितने भी हैं वो उस उनके अंदर पानी खत्म ना हो। आपका ये फोकस होना चाहिए, लेकिन आपका ये फोकस नहीं है। तो जब आपका ये फोकस हो जाएगा तो देन यू मे बी एबल टू टैकल द प्रॉब्लम्स ऑफ सी लेवल राइज, फ्लड, स्टॉर्म्स और पोल्यूशन एज वेल। और इन तमाम को आप इस तरीके से टैकल कर सकते हो अगर आप पानी को बेटरली मैनेज करो। 2030 तक ये कहा हुआ है कि 5 में से 4 मेगा सिटीज आपके लो इनकम कंट्रीज में होंगे। अभी जो अर्बनाइजेशन होती चली जा रही है वो अफ्रीका और एशिया की कंट्रीज के अंदर हो रही है। लाइक आपको पता होना चाहिए कि मोस्टली जितने भी सारी कंट्रीज है, डेवलप्ड कंट्रीज है, वो सारे के सारे इन्वेस्टमेंट कर रही है अफ्रीकन और एशियन रीजन के अंदर, जिसकी वजह से हमारे पास वाटर क्राइसिस और क्लाइमेट क्राइसिस जिसके अंदर जो पेस है उसकी वो फास्टन अप हो चुकी है, वो बहुत ज्यादा फास्ट होती चली जा रही है। एंड आपकी जो पेस है इन तमाम क्लाइमेट क्राइसिस के लिए वो स्पीड अप होती चली गई है। अब जब पेस आपकी स्पीड अप हो चुकी है तो इसके अंदर आपकी जो सिटीज की फेट है वो लिंक्ड है क्लाइमेट चेंज के साथ, कि अब एक हल्की सी गलती आपके सिटीज को फोर्स कर सकती है कि वो खंडर व्यापार बन सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर फिर जितने भी रहने वाले लोग होंगे वो फोर्सफुली माइग्रेट करेंगे दूसरे शहरों के अंदर जहाँ पे वो प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इस वजह से आपको स्मॉल स्केल फार्मिंग भी करनी पड़ेगी और रूरल एरियाज के अंदर इन्वेस्टमेंट भी करनी पड़ेगी, ताकि आपका जो सिटीज के ऊपर प्रेशर है वो रिड्यूस होता चला जाए। फिर ये कि क्लीन वाटर एंड सेफ सैनिटेशन मस्ट बी ऑन टॉप प्रायोरिटीज। SDG 6 के ऊपर हमें फोकस करना चाहिए। SDG 6 के साथ साथ हमें फोकस करना पड़ेगा कि आपकी जो मेगा सिटीज है वहां पे भी इनफॉर्मल सेटलमेंट्स ना हो, ऐसी इनफॉर्मल सेटलमेंट्स जहाँ पे आपको बताया ना गया हो। एंड आपकी इनफॉर्मल सेटलमेंट्स वो होती है जहाँ पे आप अपने आप को बसा लेते हो आड़े तिरछे मैटर के अंदर। लाइक आपका जो रहना होता है, आपका जो लाइक एक तरीके से घर होता है, बिल्डिंग होती है, वो रेंडमली बनी होती है, उसका एक प्रॉपरली नक्शा टाइप नहीं होता। इट इज नॉट वेल मैनेज्ड और वेल ऑर्गेनाइज्ड और वेल बिल्ट। और जब आप इस वजह से आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं। क्लीन वाटर हो गया, लाइक सैनिटेशन प्रॉब्लम्स होगी, और ये आपको प्रॉब्लम्स मोस्टली देखने को मिलेंगी इंडिया के अंदर पाकिस्तान में भी। पाकिस्तान में अगर हम बात करें तो हमारे पास जो आती हैं बस्तियां आती हैं, हमारे पास जो झुग्गियां आती हैं। अगर हम इंडिया के अंदर बात करें, इंडिया के अंदर भी यही अल्फाज इस्तेमाल होते हैं, लेकिन इनके लिए हिंदी में कुछ और लफ्ज है, मुझे भूला हुआ है बट वो लफ्ज। और अगर मैं आपको इसके एक एग्जाम्पल दूं तो देर इज अ मूवी जिसके अंदर इस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे तरीके से दिखाया गया था। इफ यू हैव वॉच्ड द हाईली acclaimed ऑस्कर विनिंग मूवी स्लम डॉग मिलियनेयर, तो स्लम डॉग मिलियनेयर के अंदर इस सेटलमेंट्स के कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे तरीके से दिखाया गया था। जस्ट लेट मी नो, either just raise a hand if you have watched the movie of Slumdog Millionaire। बड़ी कमाल की मूवी थी। सो सॉरी बट यस आई हैव टू से इट इज अ ग्रेट, इंडीड अ ग्रेट मूवी। अगर नहीं देखी तो जरूर देखिएगा। एंड द एक्टिंग वाज रियली गुड। सो अब अगर हम बात करें लास्ट बट नॉट लीस्ट, वो ये है वाटर वाइज सिटीज कैन रिड्यूस जीएचजी एमिशन। आपकी जब स्वेलिंग होती चली जा रही है, जब आपके अर्बन एरियाज बढ़ते चले जा रहे हैं, तो वहाँ पे पोल्यूशन भी होगी, वहाँ के वाटर शेड्स भी खराब होंगे, वहाँ की जो एनक्रोचमेंट्स होती हैं, वहाँ पे जो रिवर्स होते हैं, फॉरेस्ट होते हैं, फार्मलैंड्स होते हैं, वो भी खराब होते चले जाएंगे। वहाँ पे ज्यादा से ज्यादा लोगों की नकल मकानी होगी और लोग ज्यादा से ज्यादा फार्म लैंड, फॉरेस्ट, वेटलैंड के करीब अपने बसाने लगेंगे अपने आप को, जिसकी वजह से आपके वाटर क्राइसिस होगा, आपके क्लाइमेट क्राइसिस फैलेगा। और चूंकि अब ये आपके इकोसिस्टम्स को खराब कर सकता है, तो आपको चाहिए कि आप एक तरीके से फोकस करो कि आप अपने फॉरेस्ट को रिस्टोर करोगे, प्रोटेक्ट करोगे, और आप वेटलैंड्स को प्रोटेक्ट करोगे। जब आप इन चीजों को प्रोटेक्ट करोगे तो आप अपने आप को, अपने सिटीज को प्रोटेक्ट करोगे अगेंस्ट एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस, और आप ग्रीन हाउस गैसेस को सिक्वेस्टर करोगे। ग्रीन हाउस गैसेस को सिक्वेस्टर करने से बना दिया कि आप उसको अपने अंदर एब्जॉर्ब करोगे एंड उसको बाहर निकलने नहीं दोगे। यू विल नॉट अलाउ द ग्रीन हाउस गैसेस टू रिलीज themselves into these atmospheres to make your health more and more harmful। अब अगर हम बात करें आपकी द जर्नी टू वाटर की, तो मैं आपको बता दूं कि 2050 तक के हमारे पास कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स से आपको बता दूं कि 9.7 बिलियन पीपल जो है वो 66
परसेंट अर्बन एरियाज में रहेंगे। हर 5 अफराद में से एक जो फर्द होगा वो फ्लड्स के खिलाफ रेस्क्यू पर होगा, क्योंकि हमारे ग्लेशियर्स रिड्यूस होते चले जा रहे हैं, श्रिंक होते चले जा रहे हैं, हमारा सी वाटर राइज इंक्रीज हो रहा है, सी लेवल राइज। 40% आपकी जो वर्ल्ड पॉपुलेशन होगी वो अफेक्ट होगी वाटर स्कार्सिटी से। अभी जो है डेट इज अराउंड 25%, और ये 15% का जो इंक्रीज होगा यहाँ के आने वाले 25 सालों के अंदर हो जाएगा। सो वी हैव टू टेक द एक्शन नाउ। अब हमें प्रिंसिपल्स को अपनाना पड़ेगा, वो प्रिंसिपल्स, वो स्टैंडर्ड्स जो कि कहते हैं कि यू हैव टू कंजर्व वाटर, you have to improve the efficiency of water usage. You have to become the responsible citizens of this whole world. You have to focus on awareing, on spreading the awareness of water usage and conservation. तो आप इनको इन सब चीज़ों के ऊपर देखना पड़ेगा। अब अगर हम बात करें तो अब हमारे पास आती है वाटर कंजर्वेशन टेक्निक्स। वाटर कंजर्वेशन टेक्निक्स के अंदर हम लोग मोस्टली टेक्निक्स को देखते हैं। इंडोर कंजर्वेशन टिप्स हैं, कुछ कुछ हमारे पास आउटडोर कंजर्वेशन टिप्स हैं। अगर हम इंडोर कंजर्वेशन टिप्स के ऊपर बात करें तो वो सिंपल सी है कि वी हैव टू फिक्स लीक्स। वो हम लोगों को वो वाले पाइपलाइंस को फिक्स करना पड़ेगा जहाँ से लाइक पानी टिपक रहा होता है, और हमें हाई एफिशिएंसी टॉयलेट्स को इंस्टॉल करना पड़ेगा। बाथरूम फॉसेट्स के अंदर हमें एरेटर्स लगाने पड़ेंगे। वाटर एफिशिएंट शॉवर हेड्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा। हमें शॉर्ट शॉवर्स लेने पड़ेंगे, अमूमन 5 मिनट्स, क्योंकि लाइक देर आर पीपल हु टेक शॉवर ऑफ 10 मिनट्स, 20 मिनट्स, 30 मिनट्स। सो उस चीज़ को हमें अपने बिहेवियर के थ्रू चेंज करना पड़ेगा। शॉर्टर शॉवर्स, 5 मिनट्स, मैक्सिमम 7 to 8 मिनट्स। वी हैव टू ट्रैक, हमारा वाटर बिल भी ट्रैक करना पड़ेगा। आपको पानी को भी टर्न ऑफ करना पड़ेगा ब्रशिंग करते वक्त या शेविंग करते वक्त, या इवन ड्यूरिंग द फेस वॉश। और लाइक यू हैव टू यूज डिश वॉशर्स एंड वॉशिंग मशीन्स विद फुल लोड्स ओनली। लाइक आप सिर्फ और सिर्फ तब इस्तेमाल करो जब आपके पास पूरे के पूरे कपड़े हों आपकी वॉशिंग मशीन के अंदर, या पूरे के पूरे बर्तन हो, तभी आप इस्तेमाल करो। ये ना हो कि 2 से 3 कपड़ों के लिए आप वॉशिंग मशीन इस्तेमाल करो, या 3 से 4 बर्तनों के लिए आप डिश वॉशर को इस्तेमाल करें। सो इट शुड नॉट बी लाइक दिस थिंग। अगर मैं आपको चाइना की एग्जांपल दूं तो इस इधर एक एक चीज यूज करने का आपको बिल देना पड़ता है, either you are on a scholarship or not. Like for example, if you are using the electricity, you will be getting an monthly bill. If you are using water, तो आपको एक annually bill देना पड़ता है। And the time when you will be leaving the building, like आपका जो डॉर्मेट्री होती है, तो जब आप लीव कर रहे होते हो तो तब जाकर आप बिल देते हो वाटर का। लेकिन इन टर्म्स ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी बिल यू हैव टू पे मंथली। तो ये चीज़ होती है। तो इधर ये नहीं है कि लाइक आप बेजा पानी का इस्तेमाल करो, तो यू हैव टू यूज वाटर बट इन अ वेरी एफिशिएंट मैनर। अगर मैं आपको वैसे एग्जांपल दूं तो आउटडोर कंजर्वेशन टेक्निक्स की, तो हमारे पास कुछ टेक्निक्स आउटडोर की भी आ जाती हैं कि हमें रेजिलिएंट क्रॉप्स का लगाना पड़ेगा, हमें ड्राउट टॉलरेंट क्लाइमेट रेजिस्टेंट क्रॉप्स को लगाना पड़ेगा, ट्रीज को लगाना पड़ेगा, हमें इंडोर वाटर को रिसाइकिल करना पड़ेगा प्लांट्स के लिए। मैं आपको बताऊं तो नस्ट के अंदर हमारे पास ये है कि नस्ट वो वाहिद यूनिवर्सिटी है जिसके अंदर जो उनका लाइक एक तरीके से वेस्ट वाटर होता है उसको रिसाइकिल करके अपने पानी लाइक पौधों को डाल रहे होते हैं उनकी ग्रोथ के लिए, उनकी डेवलपमेंट के लिए। आपका PCRWR एक ऐसा इदारा है जिसके अंदर दे यूजली फॉर देयर अदर पर्पसेस अपार्ट फ्रॉम ड्रिंकिंग यूज रेन वाटर हार्वेस्टिंग, उससे वो करते हैं। वो है कि like, आपको अपने होम लैंडस्केप के लिए वाटरिंग जो आपके फाउंटेन्स वगैरह होते हैं या वैसे कुछ चीजें होती हैं, आप उसको उससे इज्तनाब करना पड़ेगा। आपको एक तरीके से वाटर वाइज प्लांट्स के खिलाफ आप ग्लासेस लगानी पड़ेगी जो कि एक तरीके से रेजिस्टेंट होती है, जिनका इंसार ज्यादा पानी के ऊपर नहीं होता। और यू शुड यूज अ ब्रूम इंस्टेड ऑफ वाटर फ्रॉम हाउस। हम लोग ये देख लेते हैं कि हम पाकिस्तान के अंदर घरों की सफाई के लिए आप पानी के छिड़काव वगैरह को कर रहे होते हो। मैंने भी किया हुआ है, तो इट्स नॉट अ बिग डील, बट स्टिल। और rather than this we should use a broom to clean byways, like आपकी जो साइड वॉक्स होती हैं, आपकी जो गैलरीज होती हैं, आपकी जो एलीज होती हैं, तो फॉर दोज आपको सारा के सारा वो एक झाड़ू से क्लीन करना पड़ेगा, rather than you doing like दस पानी का छिड़काव जो हमारे पास पाइप से होता है। उसके बाद ये जो लास्ट होता है वो ये होता है कि वाटर योर आउटडोर लैंडस्केप अर्लियर इन द डे। लाइक आप सुबह सवेरे अगर पानी देना होता है, लाइक छिड़काव करना होता है, कम करो, बट अगर करना होता है तो सुबह सवेरे करो जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कूलर होता है। ये ना करो कि जब लाइक 12 बज रहे 1 बज रहा होता है, जब पूरी तपिश होती है आप तब कर रहे हो।
उसका फायदा भी नहीं होता उसके अपना। और जब आप प्लांट्स को पानी देना चाहते हो तो यू शुड डू इट लाइक अराउंड मैक्सिमम 6:30 से लाइक सनराइज के 15-20 मिनट के बाद से आप देना स्टार्ट कर सकते हो मैक्सिमम उसके 1 घंटे तक। तो उस दरमियान दोगे आपके प्लांट की ग्रोथ अच्छी होगी। उसके बाद दोगे तो थोड़ा सा डिटेरियोरेट कर सकते हैं क्योंकि टेम्परेचर राइज हो रहा होता है एंड इवेपोरेशन भी हो रही होती है हमारे पास, तो उसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलें तो लेट मी जस्ट ऐड द पर्सन, ऐड द फेलो। हमारे पास फेलो ऐड हो चुकी है। ओके, अब अगर हम बात करें तो नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलें तो हमारे पास आता है कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग। मैंने आपको बताया था कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग के अलावा टुडे वी विल डिस्कस अनदर टर्म, वो रेन वाटर हार्वेस्टिंग के बाद ही है। तो सॉरी, रेन वाटर हार्वेस्टिंग हमारे पास वो टेक्निक है जिसके अंदर हम लोग रन ऑफ को कलेक्ट कर रहे होते हैं एक ऐसे स्ट्रक्चर के अंदर, एक ऐसी सरफेस के अंदर जिससे हम लोग पानी को बाद के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने बाद के पर्पज के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हम वैसे बात करें तो ट्रेडिशनली पुराने वक्तों के अंदर जो हार्वेस्टिंग होती थी वो ये होती थी कि छतों के ऊपर ही वो प्रॉपर्ली पानी को हार्वेस्ट कर लेते थे एंड देन उसके थ्रू वो एक लाइक पाइप्स के थ्रू वो पानी को ट्रांसफर करते थे इनटू सम सॉर्ट ऑफ स्टोरेज टैंक, चाहे वो टब हो जाए चाहे वो कुछ भी हो जाए। और वो सारा का सारा फिर जो पानी होता था या तो वो लाइक टैंक्स के अंदर कलेक्ट होता था या फिर वो उनके इर्द गिर्द गटर्स के अंदर होता था। लाइक वो गटर्स नहीं जो प्रॉपर गटर्स होते लाइक उनके लिए वहां पे स्टोरेज वेसल्स होते थे और फिर वो जाता था इनटू सम सॉर्ट ऑफ स्टोरेज वेल्स। सो ये होता था पुराने वक्तों के अंदर। अगर मैं आपको जापान की एग्जांपल दूं तो जापान के अंदर उन्होंने ये किया हुआ है कि रेन वाटर उनकी रूफ्स के ऊपर आता है। तो रूफ्स के ऊपर होता होता वो जो उनकी पाइप्स होती हैं जो उनकी बिल्कुल छतों के साथ होता है वो छतों से होता होता उन्होंने पाइप्स के एंड पे चेन्स डाली होती हैं। अब वो चेन्स के थ्रू ये होता है कि आपका जो रेन वाटर होता है वो एक तो एस्थेटिकली एक एस्थेटिक मैनर के अंदर प्रॉपर्ली एक सीधी लाइन के अंदर आ रहा होता है पानी उन चेन्स के साथ होता होता। दूसरा, इफ यू हैव इंसर्टेड सम बेल्स आपको एक बड़ी प्यारी सी आवाज सुनने को मिलती है। एंड तीसरा, आप आराम से उसको एक वेसल के अंदर स्टोर कर सकते हो और एक चाहे वो एक छोटा वेसल हो एक चाहे वो एक बड़ा वेसल हो। उससे ये होता है कि आपकी छतों के ऊपर जो एक प्रॉपर्ली बड़ा पानी का वो लाइक आ रहा होता है ना कि बारिश का वो जो पानी होता है लगा लाइक पूरी छत के ऊपर आ रहा होता है वो रादर देन गोइंग लाइक फॉलिंग ऑन द होल ग्राउंड आपको वो एक थ्रू एक जस्ट एक पाइप के थ्रू थ्रू द चेन्स ऑफ लाइक थ्रू चेन्स आपको वो एक उसमें टैंक के अंदर मिल रहा होता है। आई विल सेंड अ वीडियो आई गेस मुझे मेरी बिकॉज आई सॉ ऑन यूट्यूब एंड इट वाज रियली एस्थेटिकली ब्यूटीफुल। तो अगर हम वो भी पाकिस्तान के अंदर लगाना चाहे तो हम लोग लगा सकते हैं। उसके बाद ये कि रेन वाटर कलेक्शन सिस्टम जो है वो आज के दौर के अंदर इतना ज़्यादा सिंपल नहीं है क्योंकि पहले के अंदर हम लोग ये होता था कि सिर्फ और सिर्फ आप एक रेन बैरल के अंदर उसको कलेक्ट कर सकते थे एंड इट्स गुड टू यूज़। आज के अंदर आप जब उसको हार्वेस्ट करते हो तो आपको एक तरीके से लार्जली हार्वेस्ट करना होता है क्योंकि आपको पूरे हाउस होल्ड की डिमांड को देखना पड़ता है। पुराने वक्तों के अंदर इतना ज़्यादा नहीं था बिकॉज उनको कदर थी पानी की। अब अगर हम बात करें आइडिया ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग की तो ये स्टार्ट होता था लाइक ओल्ड फार्म से सिस्टर्न से और ये डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर ज़्यादा राइज हुआ था। अब जब इसकी रियलिटी की बात करें तो ये अल्टरनेटिव है लाइक एक तरीके से ये एक ऐसा वायबल अल्टरनेटिव है, एक ऐसा वायबल सोल्यूशन है जिसके अंदर आप पानी को हासिल करते हो थ्रू द रेन और वो पानी फिर आप सप्लाई कर रहे होते अपने हाउस होल्ड या बिजनेसेस के अंदर। और अब बहुत सारी कंट्रीज है डेवलप्ड कंट्रीज है जहाँ पे ये एक तरीके से ट्रेडिशन बन चुका है, एक नॉर्म बन चुका है, एक सोशल वैल्यू बन चुका है। जर्मनी हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया। और ग्रीन बिल्डिंग मूवमेंट की वजह से आप रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम्स को अमेरिका के अंदर भी आप देखने लग गए हो। ग्रीन बिल्डिंग्स मूवमेंट जिसके अंदर आपकी जो बिल्डिंग्स होती हैं नाउ दे आर मोर गेटिंग लाइक द शेप ऑफ ग्रीन बिल्डिंग्स। उसके अंदर आप ग्रीनरी के भी कॉन्सेप्ट को इंस्टॉल होता देखते हो, उसमें आप रूफ टॉप गार्डनिंग भी देखते हो, उसके अंदर आप वर्टिकल गार्डनिंग भी देखते हो, उसके अंदर आप ऐसी नई नई चीजें देखोगे ग्रीन बिल्डिंग मूवमेंट के अंदर। उसके बाद अगर हम बात करें तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग के अंदर जो कलेक्शन होती है या रेन वाटर इसका जो हार्वेस्टिंग है इसको पूरी दुनिया के अंदर बहुत सारे नेम से जानती हैं। इसके अंदर हम इसको जो कहते हैं वो रेन वाटर कैचमेंट कहते हैं, इसको रेन वाटर कलेक्शन कहते हैं, इसको रेन वाटर हार्वेस्टिंग भी कहते हैं। और ये सारी की सारी जो टर्म्स है वो कुछ कंट्रीज के अंदर डिफरेंटली यूज हो रही होती हैं। मतलब सारों का एक है लेकिन डिफरेंटली हर कंट्रीज को कहते हैं। और ये सब कुछ जो हो रहा होता है वो इसलिए हो रहा होता है ताकि हम लोग जो फ्रीली वाटर फॉलिंग हो रहा होता है हमारी रूफ से वो सारा का सारा हम लोग स्टोरेज टैंक्स के अंदर लाइक स्टोर करें एंड देन हम उसको फिर अपनी वाटर नीड्स के मुताबिक उसको यूज करें उसका सब्सटेंशियल पोर्शन। अब जब अगर हम इसके नेक्स्ट स्लाइड के अंदर जाएं तो नेक्स्ट स्लाइड के अंदर हम लोग देखते हैं इसके बेनिफिट्स क्या हो सकते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग के या रेन वाटर कलेक्शन के या फिर
रेन वाटर कैचमेंट के। अब अगर हम बात करें तो रेन वाटर हमारे पास सबसे पहले क्लीन होता है और फ्री सोर्स है वाटर का। हम इसके थ्रू पूरे वाटर सप्लाई को कंट्रोल कर सकते हैं। सिटीज के लिए आइडियल है, और जापान इससे बहुत अच्छे तरीके से मुस्तफीद हो रहे हैं, मैं आपको ये दावे के साथ कह सकता हूँ। उसके बाद ये सोशली एक्सेप्टेबल है और इन्वायरमेंटली रिस्पॉन्सिबल टेक्निक है। ये सेल्फ सफिशिएंसी को प्रमोट करता है और वाटर को कंजर्व करने में एक अहम किरदार अदा करता है। रेन वाटर लाइक एक तरीके से लैंडस्केप प्लांट्स के लिए भी बेटर है और गार्डन के लिए भी बेटर है, क्योंकि इसके अंदर क्लोरिनेशन नहीं होती, बिल्कुल साफ शफाफ पानी होता है, प्योर वाटर होता है फॉर द प्लांट्स। और ये स्टॉर्म वाटर रन ऑफ को रिड्यूस करता है घरों के लिए या बिजनेसेस के लिए। आपकी ड्रेनेज प्रॉब्लम्स को आपकी कहते हैं रिड्यूस कर सकता है, और एक तरीके से ऐसी सिंपल टेक्नोलॉजी है जो कि इनएक्सपेंसिव है और इजी टू मेंटेन है। और लास्ट बट नॉट लीस्ट अगर मैं आपको कहूँ तो ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कि आपको बैकअप के तौर पे, सोर्स ऑफ वाटर के तौर पे बैकअप प्रोवाइड कर सकते हैं इमरजेंसी सिचुएशंस के अंदर। लाइक अगर आपके पास पानी नहीं है इमरजेंसी के अंदर, तो आप रेन वाटर हार्वेस्टिंग के जो आपका वाटर है आप उससे भी इस्तेमाल कर सकते हो एंड आप उससे भी मुस्तफीद हो सकते हो। अब अगर हम बात करें इसके अंदर, तो हमारे पास ये होता है कि आप बात कर रहे होते हो ग्रे वाटर यूज के ऊपर। हमने वो शुरुआत में बात की थी कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग के साथ आप ग्रे वाटर यूज के ऊपर भी बात करोगे, जो कि मेरे लिए नया था, जो कि मेरे लिए एक न्यू डोमेन है। अब ग्रे वाटर जो हमारे पास है वो जनरली यूज होता है यूज्ड वाटर के लिए, जो आपके बाथरूम सिंक्स के अंदर, शॉवर से, टब से आ रहे होते हैं, वॉशिंग मशीन से आ रहे होते हैं। ये वो वाटर होता है जो कि डायरेक्टली आपके फीकल कांटेक्ट के साथ नहीं आता। लाइक आइदर आपके डायपर्स को वॉश करने से हो या फिर आपके टॉयलेट को वॉश, लाइक टॉयलेट का जो फीकल मटेरियल मैटर है उसके साथ हो। ग्रे वाटर के अंदर आप मोस्टली कंटेन करते हो छोटे छोटे, लाइक जो कंटेन करता है ग्रे वाटर पानी के अंदर, वो ये होता है कि आप छोटे छोटे इसके अंदर डर्ट पार्टिकल्स होते हैं, फूड पार्टिकल्स हो सकते हैं, ग्रीस हो सकती है, आपके बाल हो सकते हैं, या हाउस होल्ड क्लीनिंग प्रोडक्ट्स हो सकते हैं। ये थोड़ा सा डर्टी तो लग सकता है, लेकिन ये एक इरिगेशन के लिए एक सेफ और बेनिफिशियल सोर्स है। आप अगर अपने यार्ड्स के अंदर डालना चाहते हो, अगर अपने बगीचों में डालना चाहते हो, जो आपकी यार्ड्स होते हैं, और इसके अंदर आपको ये एक तरीके से माइंड में रखना पड़ेगा कि जो आपका ग्रे वाटर है वो डायरेक्टली रिलीज हो रहा होता है। अगर तो खुदा ना खास्ता रिलीज हो गया आपके रिवर्स के अंदर, लेक्स के अंदर, एस्चुरीज के अंदर, उसका जो न्यूट्रिएंट्स हो सकते हैं वो पोल्यूटेड साबित हो सकते हैं आपके रिवर्स के लिए, लेक्स के लिए, एस्चुरीज के लिए। अगर प्लांट्स के लिए आप दोगे उसको, आपके ग्रे वाटर को, तो वो वैल्यूएबल साबित होगा एज अ फर्टिलाइजर। और इस बेनिफिट के अलावा अगर हम इसको स्टडी करना चाहें, तो अगर हम अपने ग्रे वाटर को रीयूज करते हैं तो ये आपके लिए मुस्तफीद साबित होता है। क्यों? क्योंकि आपका जो एक तरीके से रोल हो रहा होता है कि आप लोकल वाटर बॉडीज को पोल्यूट कर रहे होते हो, आपके उस चांस को रिड्यूस करता है। दूसरा, अगर आपने इसको स्टोर करना है ग्रे वाटर को, तो आप आराम से इसको पाइप की मदद से डायरेक्टली अपने घरों के बाहर टैंक्स के अंदर स्टोर कर सकते हो। आप इसको डायरेक्टली पाइप्स की मदद से अपने ऑर्नामेंटल प्लांट्स की तरफ उसकी डायरेक्शन को डाल सकते हो। लाइक जो भी आपका ग्रे वाटर प्रोड्यूस होगा, आप उसको डायरेक्टली पाइप्स के थ्रू अपने प्लांट्स की तरफ उसका रुख दे सकते हो। फिर ग्रे वाटर को आप इरिगेशन सिस्टम के लिए इस्तेमाल कर सकते हो, वेजिटेबल प्लांट्स के लिए इस्तेमाल कर सकते हो, और आप प्लांट फ्रेंडली प्रोडक्ट्स के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। अब अगर हम बात करें इसका जो बिल्डअप होता है, जो सॉल्ट्स बन रही होती हैं ग्रे वाटर के अंदर, तो जो सॉल्ट्स बन रही होती हैं इसके थ्रू, और या जो बोरोन होता है वो आपके सॉइल के अंदर अगर तो एब्जॉर्ब हो गया, वो डैमेज कर सकता है आपके प्लांट को, लेकिन इतना ज्यादा डैमेज नहीं कर सकता। लेकिन हमें जरूरी है कि हमें हमारे ग्रे वाटर के अंदर प्लांट फ्रेंडली प्रोडक्ट्स चाहिए। उसके अंदर क्लोरीन नहीं होनी चाहिए, उसके अंदर सॉल्ट्स नहीं होनी चाहिए, उसके अंदर ब्रोन नहीं होनी चाहिए। अगर तो हुई तो आपके प्लांट्स गए, आपके प्लांट्स डैमेज हो जाएंगे। सो यू हैव टू फोकस ऑन दिस थिंग एज वेल, क्योंकि अल्टीमेटली वो प्लांट्स, अगर तो वो वेजिटेबल प्लांट्स हैं, देन यू विल बी कंज्यूमिंग, देन इट विल कॉस्ट यू योर हेल्थ, क्योंकि वो टॉक्सिक सब्सटेंसेस आपकी बॉडी के अंदर जाएंगी, आपकी बॉडी के अंदर ट्रांसफर होंगी थ्रू इंजेक्शन। उसके बाद अगर हम बात करें तो हमारे पास आता है इनोवेटिव सॉल्यूशन। सबसे पहले डीसैलिनेशन। अब अगर हम डीसैलिनेशन की बात करें, सबसे पेचीदा, सबसे ज्यादा दिलचस्प, सबसे ज्यादा आप कह लें दुनिया के अंदर उभरने वाला सॉल्यूशन। तो ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर आप एक तरीके से जो वाटर के अंदर डिजॉल्व मिनरल सॉल्ट्स होती हैं, आप उसको रिमूव करते हो। करंटली जो प्रोसेस है वो अप्लाई होता है सिर्फ और सिर्फ सी वाटर के लिए, क्योंकि आप सिर्फ और सिर्फ सी वाटर से फ्रेश वाटर को ऑब्टेन कर सकते हो ह्यूमन कंजप्शन के लिए, ह्यूमन यूजेज के लिए, उसके ड्रिंकिंग पर्पज के लिए, अपार्ट फ्रॉम द ड्रिंकिंग पर्पज, सैनिटेशन पर्पज के लिए, एग्रीकल्चरल पर्पज के लिए भी। डिसलिनेशन आपकी पूरी दुनिया के अंदर हो रही होती है, और ये नेचुरली हो रही है, वाटर साइकिल के थ्रू हो रही है। लाइक आपकी जो इवेपोरेशन होती है सी वाटर की, वो लीव्स करता है सॉल्ट को ऑन द लाइक बॉटम ऑफ द
ओशन या सी बेड। उसके बाद ये फॉर्म करता है फिर क्लाउड्स को, वो क्लाउड्स बरसते हैं, तो फिर जब बरसते हैं तो फिर हमारे पास वो फ्रेश वाटर आता है और ये फिर हम उससे फ्रेश वाटर हासिल करते हैं। ये हमारे पास एक बहुत ही पुराना कॉन्सेप्ट है जो कि एरिस्टोटल वगैरह ने, डा विंची वगैरह ने ऑब्जर्व किया था। लेकिन अब अगर हम बात करें तो डिसैलिनेशन का जो प्रोसेस है वो प्रॉपर्ली डिफरेंशिएट हो चुका है, उसकी जो टर्म थी वो प्रॉपर्ली डिफरेंशिएट हो चुकी है। अब के दौर के अंदर डिसैलिनेशन को इस तरीके से कहा हुआ है कि अब जो सी वाटर डिसैलिनेशन होती है उसके अंदर हम लोग पर्टिकुलरली बोट्स और लाइक सबमरीन्स को इस्तेमाल कर रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि वो प्रोवाइड कर रहा होता है फ्रेश वाटर को लॉन्ग ट्रिप्स के लिए अपने क्रू मेंबर्स के लिए। लाइक जो सबमरीन्स होती हैं, जो बड़े बड़े क्रूज शिप्स होते हैं, अगर उन्होंने पानी हासिल करने हैं एंड उनके पास पानी की रिजर्व नहीं है तो वो डिसैलिनेशन टेक्नोलॉजी के थ्रू सी वाटर को अपने लिए आराम से फ्रेश वाटर के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें तो ये प्रोसेस जो है वो लार्ज स्केल तौर पे भी अवेलेबल पहले नहीं था लेकिन अब होना स्टार्ट हो चुका है। यूएई इसकी बहुत बड़ी एग्जांपल है, सऊदी अरेबिया इसकी बहुत बड़ी एग्जांपल है। सऊदी अरेबिया के अंदर डिसैलिनेशन टेक्नोलॉजी अभी सबसे ज्यादा इस्तेमाल हो रही है, सबसे ज्यादा बढ़ चढ़कर इस्तेमाल हो रही है। उसके बाद यूएई के अंदर इस्तेमाल हो रही है। अगर आप लोगों ने सुना हो, जस्ट लेट मी नो कि नियॉन सिटी का नाम सुनो। एक ऐसा सिटी था नियॉन सिटी जो कि सऊदी ने ये कहा हुआ है कि वो बना कर रहेंगे जिसके अंदर दुनिया के हर फर्द के लिए हर आसाइश होगी। नियॉन सिटी के अंदर जितना भी पानी आ रहा है वो रेड सी से आ रहा है एंड रेड सी से जो पानी आ रहा है वो खारा पानी है, लेकिन थ्रू द हेल्प ऑफ डिसैलिनेशन टेक्नोलॉजी वो सारा का सारा पानी जो नियॉन सिटी में फ्राहम करेंगे वो फ्रेश वाटर पानी होगा। So basically, they are just removing the mineral salts from the seawater to provide the people of Neon City with fresh water. उसके बाद यूएई के अंदर 90% जो पानी इस्तेमाल करें लोग वहां के वो डीसैलिनेशन टेक्नोलॉजी के थ्रू आ रहा है। और फिर कतर, कुवैत, उन्होंने इस टेक्नोलॉजी का इर्तिकाब कर लिया, यूएस इस टेक्नोलॉजी का इर्तिकाब कर बैठा है। उसके बाद स्पेन में भी ये चीज होना स्टार्ट हो चुकी है। और लास्ट बट नॉट लीस्ट डिसैलिनेशन टेक्नोलॉजी, हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कि वर्ल्ड को फ्रेश वाटर सप्लाई प्रोवाइड करता चला जा रहा है। और जब हमारे पास ये कंबाइन हो एक रिस्पॉन्सिबल यूज ऑफ वाटर रिसोर्सेज के साथ तो तब फ्यूचर के अंदर ये कहा हुआ है कि ये हमारे वाटर स्कार्सिटी को सॉल्व कर सकता है, बट वी शुड फोकस ऑन दिस थिंग। और इसका कुछ ज्यादा इम्पैक्ट नहीं होता क्योंकि इसके बाद जो इसका रेजिड्यू आता है, लाइक जो सॉल्ट्स आती हैं, जो ब्राइन आता है वो हाई कंसेंट्रेशन में होता है सॉल्ट्स के और पॉल्यूटेंट से। और मेनली वो आप कह लें बैटरीज बनाने के अंदर काम आता है। सो उसका ज्यादा इफेक्ट नहीं है। लेकिन अगर वो लाइक डिस्चार्ज भी हो गया सी के अंदर तो इफेक्ट तो कर सकता है सी वाटर इकोसिस्टम को, लेकिन उसकी जो अभी डिस्चार्जिंग कैपेसिटी है वो इतनी ज्यादा नहीं है कि वो अफेक्ट करे आपके इकोसिस्टम को एट अ लार्जर स्केल, बट इट विल अफेक्ट। अब अगर हम बात करें लास्ट बट नॉट लीस्ट द मोस्ट मेजर थिंग की, जो कि है आपके स्मार्ट इरिगेशन एंड नेचर बेस्ड सॉल्यूशंस की। तो स्मार्ट इरिगेशन एंड नेचर बेस्ड सॉल्यूशन के अंदर हम लोग बेसिकली स्टडी कर रहे होते हैं कि अभी हमें पता चल गया कि आप मोस्टली 50% से ज्यादा पानी को इस्तेमाल कर रही हो और वो जो वेस्ट हो रहा है पानी आपको 50% से ज्यादा वो ओवर वाटरिंग के अंदर हो रहा है। लाइक एक तरीके से आपकी जो ट्रेडिशनल इरिगेशन मेथड्स हैं या सिस्टम्स हैं उसके अंदर बेजा पानी का इस्तेमाल कर रहे हो आप, एंड उसमें से भी 50% पानी जो आप बेजा तरीके से इस्तेमाल कर रहे हो वो सारा का सारा जाया होता चला जा रहा है। तो स्मार्ट इरिगेशन टेक्नोलॉजी इसका आंसर है। स्मार्ट इरिगेशन टेक्नोलॉजी हमारे पास एक ऐसा सिस्टम होता है जिसके अंदर आप एक तरीके से वाटर को स्केड्यूल करते हो कि आपने एक दिन के अंदर इतने अमाउंट में पानी देना है, या एक दिन के अंदर आप इतने वक्त तक पानी देना है, या एक दिन के अंदर आपने इतनी बार पानी देना है। और आप उसके थ्रू अपने लैंड की स्पेसिफिक नीड्स को पूरा कर रहे होते हो। इसके अंदर कंट्रोलर होते हैं, सिग्निफिकेंटली आपके वाटर आउटडोर वाटर यूज की एफिशिएंसी को इंप्रूव कर रहे होते हैं। और ट्रेडिशनल इरिगेशन कंट्रोलर्स की तरह ये एक तरीके से प्रीसेट प्रोग्राम्ड होते हैं। इनके अंदर टाइमर्स लगा होता है, इसके अंदर इनके अंदर एक अपना सेंसर लगा होता है जो इसको प्रॉपर्ली मॉनिटर कर रहा होता है। स्मार्ट इरिगेशन कंट्रोलर्स के अंदर ये प्रॉपर्ली वेदर को मॉनिटर कर रहे होते हैं, सॉइल की कंडीशंस को लाइक स्टडी कर रहे होते हैं, आपकी इवेपोरेशन को, प्लांट के वाटर यूसेज को स्टडी कर रहे होते हैं, ताकि वो उसके मुताबिक ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर सके कि आपके पानी को कितने ज्यादा, आपके पौधे को कितना ज्यादा पानी चाहिए, आपकी फसल को कितना ज्यादा पानी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आपके जो आउटसाइड या आपके जो आउटडोर टेम्परेचर होता है जो इंक्रीज हो रहा होता है, या रेनफॉल जब आपकी डिक्रीज कर जाती है, आपका पानी डिक्रीज कर जाता है, तो स्मार्ट इरिगेशन कंट्रोलर्स के थ्रू जो आप एक स्पेसिफिक साइट के ऊपर लगाते हो वो सॉइल की टाइप स्टडी करके, स्प्रिंकलर एप्लीकेशन रेट स्टडी करके, लाइक एक स्प्रिंकलर जो है वो कितना ज्यादा पानी स्प्रेड करेगा, कितनी स्पीड में स्प्रेड करेगा, क्या उसका रोटेशन होगा, क्या वो उसका लाइक एक तरीके से फ्लो होगा, उस सबको स्टडी करके वो एडजस्ट करता है वाटर का रन टाइम और उसका स्केजुअलिंग कॉन्फ्लिक्ट।
कि कितना ज़्यादा वो पानी दे स्प्रिंकलर, कब-कब दे, कितने टाइम तक दे और कितनी उसका फ्लो होना चाहिए और कितनी क्वांटिटी होनी चाहिए। और ये आता है आपके स्मार्ट इरिगेशन कंट्रोलर का सबसे मुस्तफ़ीद फ़ायदा। उसके बाद आता है आपका नेचर बेस्ड सॉल्यूशंस। नेचर बेस्ड सॉल्यूशंस हमारे पास वो सॉल्यूशन है जो कि आपकी नेचर को लेवरेज करते हैं, उसको फ़ायदा पहुँचाते हैं और आपके हेल्दी इकोसिस्टम्स की पावर को एनहांस करते हैं, ताकि वो आपको प्रोटेक्ट कर सके, आपके इंफ्रास्ट्रक्चर को बैलेंस में ला सके और एक तरीके से आपको एक बायोडाइवर्स और स्टेबल फ्यूचर दे सके। नेचर बेस्ड सॉल्यूशंस के अंदर आप मोस्टली क्लाइमेट चेंज के साथ सोसाइटल चैलेंजेस को आप एड्रेस कर रहे होते हो, जिसके अंदर आप अपने एक्शंस के थ्रू प्रोटेक्ट कर रहे होते हो, सस्टेनेबली मैनेज कर रहे होते हो और अपने इकोसिस्टम्स को मॉडिफाई कर रहे होते हो बाय रिस्टोरिंग योर नेचर, जिससे अल्टीमेटली जो फ़ायदा होता है वो आपके लोगों को पहुँचता है और आपकी कुदरत को एक सेम टाइम के ऊपर पहुँचा होता है कि आपकी जो नेचर होती है वो थ्राइव कर रही होती है एंड आपकी जो पीपल हैं वो सर्वाइव कर रहे होते हैं। और ये टारगेट करते हैं मेजर चैलेंजेस को, क्लाइमेट चेंज हो गया, डिज़ास्टर रिस्क रिडक्शन हो गया, फूड एंड वाटर सिक्योरिटी हो गया, बायोडायवर्सिटी लॉस हो गया, ह्यूमन हेल्थ होगी। ये सारे के सारे चैलेंजेस को टारगेट करती है और ये इसी वजह से क्रिटिकल होती है सस्टेनेबल हेल्थ के लिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए। और इसका जो आइडिया दिया था या इसकी जो इम्प्लीमेंटेशन थी, डिज़ाइन था, इवैल्यूएशन था, वो आईयूसीएन ने सपोर्ट किया था, आईयूसीएन ने दिया था और उन्होंने कहा था कि हम स्टैंडर्ड्स बनाएँगे नेचर बेस्ड सॉल्यूशंस के लिए। और उन्होंने इसके कोई 8 क्राइटेरिया बनाए थे और 28 इंडिकेटर्स बनाए थे और उन्होंने कहा था कि जो इसको फॉलो करेगा तो इट विल बी रियली गुड फॉर देम टू मैनिफेस्ट फॉर लाइक सर्वाइविंग देमसेल्व्स इन द फ्यूचर, इन द अपकमिंग फ्यूचर। तो ये चीज़ थी। नेचर बेस्ड सॉल्यूशंस के अंदर अभी भी यूएन जो है वो फोकस कर रहा होता है कि आप नेचर बेस्ड सॉल्यूशंस के ऊपर ज़्यादा फ़ायदा लाइक उसको टाइम दो, उसके ऊपर ज़्यादा काम करो, लेकिन नेचर बेस्ड सॉल्यूशंस माँगते हैं टाइम, क्योंकि नेचर ने अपना सारा का सारा काम करना होता है। ये बहुत ज़्यादा पेशेंस माँगते हैं और पेशेंस हमारे पास है नहीं। सो वी आर रियली गोइंग टुवर्ड्स दोज़ टेक्नोलॉजीज़ जहाँ पे हमारे पास ज़्यादा टाइम ना लगे, बट हमारे पास रिज़ल्ट उसका ज़्यादा अच्छे तरीके से आए। लेकिन उल्टे हाथ पर जो हमारे पास बाकी इंटरनेशनल ऑर्गनाइज़ेशंस हैं जैसे यूएन, वो फ़ोकस कर रही होती है कि आप नेचर बेस्ड सॉल्यूशंस को ज़्यादा इस्तेमाल करो एज़ कम्पेयर टू द टेक्नोलॉजीज़। सो दैट वाज़ ऑल फॉर टुडे। मेरा आप लोगों से एक सवाल ये होगा कि किस तरीके से आप बच्चों को पढ़ा सकते हो कि वो पानी को किस तरीके से बचाएँ? ये मेरा एक सवाल है। बाकी आई एम ओपन टू ऑल ऑफ योर क्वेश्चन्स, सो इफ यू हैव एनी क्वेश्चन फॉर टुडे, you may ask. और थैंक यू ऑल फॉर जॉइनिंग टुडे। आई विल बी शेयरिंग लेक्चर टुडे विद यू। इस लेक्चर के फौरन बाद आपकी फ्लाइट शुरू हो जाएगी। सो अब आपके पास है फ्लोर। रेज़ योर हैंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चन एंड आस्क योर क्वेश्चन एंड प्लीज़ पूछ लिया करो सवालात आप। If you have any question, feel free to ask your question and then we may move forward. अदरवाइज़ ये होगा कि आई गेस कल आप लोग कहते हो तो कल हम लोग दोनों मॉड्यूल्स पढ़ लेंगे, कल नहीं कहते तो एक कल पढ़ लेंगे, एक परसों पढ़ लेंगे। Okay, I have a question regarding the grey water reuse. Can you hear me, Daniel? Okay. Yes, I can hear you. I can completely hear you. अच्छा, I wanted to ask कि हम लोग grey water जब reuse करें तो we can directly apply it to plants. For example, if I am setting it up at my home. Sorry, आपकी आवाज़ कट रही थी। तो मैं पूछना ये चाह रही हूँ कि if I am setting up a grey water reuse system at my home, तो मैं उस पानी को directly पौधों को apply कर सकती हूँ? यस, आप उस पानी को अपनी डायरेक्टली पानी को इस्तेमाल अप्लाई कर सकते हो, लेकिन शर्त ये है कि वो प्लांट फ्रेंडली प्रोडक्ट उसके अंदर यूज लाइक इस्तेमाल हो। फॉर एग्जांपल कि उसके अंदर कोई सॉल्ट का कंटेंट ना हो हमारे पास, उसके अंदर हमारे पास कोई आपके लिए ब्राइन जैसी कंडीशन ना हो जो आपके प्लांट को प्रॉपरली डैमेज कर सकती है। लाइक यू मे बी स्टडिंग ग्रे वाटर, यू लाइक जब आप ग्रे वाटर को बना रही होगी या उसको रीयूज करना चाह रही होगी तो आपको पता होगा कि इस पानी के अंदर पहले से क्या चीज मौजूद है, क्या कंटेंट है। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि वो प्लांट फ्रेंडली है या नहीं है। अगर तो उसके अंदर कोई सॉल्ट है तो इट विल डैमेज योर प्लांट। अगर तो कोई सॉल्ट नहीं है, इट इज गुड टू गो एंड यू कैन यूज इट फॉर लेकिन योर all the grey water that we मतलब जिसको हम लोग रीयूज करना चाह रहे हैं उसके अंदर कहीं ना कहीं डिटर्जेंट, सोप, बॉडी वॉश इस तरह की चीजें तो मौजूद होंगी।
लेकिन उसके अंदर फिर हमारे पास कंटेंट मैटर करता है ना, लाइक फॉर एग्जांपल हमारे पास जिस तरीके से डॉक्टर्स रेकमेंड कर रहे होते हैं, या हमारे पास जो क्या कहते हैं हेयर स्पेशलिस्ट होते हैं, दे यूजुअली रिकमेंड लाइक इफ यू वांट टू यूज लाइक यूज द शैम्पू दैट इज लेस सल्फर, जिसके अंदर हमारे पास सल्फर कंटेंट होता नहीं है। सो वी कैन ऑल, अगर हम लोग उस चीज को भी अडॉप्ट करें, हम उस चीज को भी देखें, तो हम लाइक इफ यू यूज दैट ग्रे वाटर, तो वो हमारे प्लांट्स के लिए ज्यादा मुस्तफीद होता है। हमें ये देखना पड़ेगा कि हमारे ग्रे वाटर के अंदर ये जो हमारे पास सॉल्ट्स होती हैं, बोरोन होती है, या क्लोरीन ब्लीच जो है, क्लोरीन ब्लीच अगर तो वो है, इट विल कंप्लीटली डैमेज द, जो हमारे पास उसका जाइलम होता है, फ्लोएम होता है, आपके जो प्लांट सेल्स होते हैं उसको डैमेज करेगा। अगर हमारे पास ये चीज नहीं है, अगर या हमारे पास अगर ये चीजें हैं और वो लेस कंटेंट के अंदर है, फिर इट इज गुड टू गो, फिर हम उसको हमारे ग्रे वाटर को यूज कर सकते हैं। All right, got it. Thank you. यू वेलकम। ओके, मिस आयशा कह रही हैं कि आई थिंक वी शुड स्टार्ट स्प्रेडिंग अवेयरनेस फ्रॉम आवर वेरी फर्स्ट इंस्टीट्यूशन दैट इज होम, एंड देन आवर peer groups, and through our younger brothers and sisters we can spread awareness in schools. Thank you so much, Miss Aisha. And yes, आपने बिल्कुल ठीक कहा है कि एक तरीके से अगर आपने चेंज लाना है पूरी सोसाइटी के अंदर, तो योर होम इज द वेरी फर्स्ट इंस्टीट्यूशन जहाँ से आप तालीम हासिल करते हो, जहाँ पे आप चेंज ला सकते हो। अपार्ट फ्रॉम योर होम देन कम्स योर सराउंडिंग के जो इंडिविजुअल्स होते हैं, आपके फ्रेंड्स सर्कल हो गया, आपके बाकी जो मैटरनल और पैटर्नल साइड के फैमिली मेंबर्स होते हैं, आप वहाँ पे एजुकेट कर सकते हो। और फिर जहाँ पे आप अभी तालीम हासिल कर रहे होते हो, या जहाँ आप जिस ऑर्गेनाइजेशन के साथ आप लिंक्ड होते हो, आप उसके साथ काम कर सकते हो उस चीज़ के अंदर। सो थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल फीडबैक, एंड दिस इज इट। ओके, आई गेस दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आप लोग कहोगे तो कल हम दोनों मॉड्यूल्स को पढ़ लेंगे। कल वाला जो मॉड्यूल 6 है वो थोड़ा सा लेंथी है, मॉड्यूल 7 इतना ज़्यादा लेंथी नहीं है। इट्स अप टू ऑल ऑफ यू। कल कहोगे तो हम कल दोनों मॉड्यूल्स पढ़ लेंगे, कल कहेंगे आप लोग तो कल एक ही मॉड्यूल पढ़ेंगे, एंड मंडे को वी विल बी रैपिंग अप और सर्टिफिकेशन। एंड आपको भी एक स्लाइड शेयर हो जाती है, और रिकॉर्डिंग भी आपको मैं, आई विल बी जस्ट आस्किंग माय टीम टू शेयर द रिकॉर्डिंग एज वेल फॉर द सेकंड लेक्चर एज वेल विद ऑल ऑफ यू। सो दैट्स वाज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। खुदा हाफिज, गुड नाइट, शब बखैर, अपना ढेर सारा ध्यान रखिएगा, एंड यस दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। एंड आई एम रियली होपिंग दैट in Pakistan, it's really safe. The situation is really safe, and you all are safe. So my prayers are all with all of you. अपना ध्यान रखिएगा, and खुदा ताला आपको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। खुदा हाफिज़, शब खैर।